नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम कक्षक में। और आज हमारे बीच हैं प्रभुजीता गोगोई जी। आप आसाम से हैं, आप एनएसडी ग्रेजुएट हैं और आप निर्देशक हैं, एक्टर हैं और आप थिएटर मेंटर भी हैं। आपको 2006 में संगीत नाटक अकादमी बिस्मिल्लाह अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए मिलते हैं प्रभुजीता जी से और बातें करते हैं उनके थिएटर के बारे में, कैसे शुरुआत की, किस तरह से आप एनएसडी गए और उसके बाद आप बॉम्बे भी गए, आपकी थिएटर यात्रा कैसी रही। तो चलिए मिलते हैं रविशा जी से। दीदी नमस्कार। नमस्कार। सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गया, वो बीच में हम फंस गए थे, कुछ दिक्कत हुई। अच्छा, हाँ, तो अभी ठीक है? अब ठीक है। हाँ, मतलब मैंने तो दीदी जैसे कि मतलब मैं हर बार लोगों से पूछता हूँ कि आप आसाम से हो और आप एक फीमेल हो, तो आपने कैसे थिएटर की शुरुआत की और आसाम में उस समय किस तरह का थिएटर होता था, और जब आपने शुरू किया तो एज फीमेल आपको कितना सपोर्ट मिला, कितना सपोर्ट नहीं मिला। और दूसरी बात कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब आपने शुरू किया होगा उस समय ये होता था ना कि क्यों ना पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, ये इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो आपने मतलब थिएटर को कैरियर बनाया, तो मतलब कैसे, मतलब क्यों? वैसे तो सपोर्ट मिलते नहीं है सपोर्ट आपको लेना पड़ता है, मतलब आपको अपने तरह से, अपने जुनून से, आई थिंक हर कलाकार को अपना जगह बनाना पड़ता है और एट द सेम टाइम हमें ढूंढना पड़ता है। मतलब ये कोई बनी बनाया जगह कभी नहीं होता है कि वो बनी हुई है और आप बस उसमें विराजमान हो गए एक दिन आके। वैसा तो स्थिति है ना इंडिया में। आई थिंक ये पुरुषों के लिए भी नहीं है, जो मेल आर्टिस्ट है पेंटिंग में व थिएटर में, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल पड़ता है, बिकॉज इंडियन थिएटर में हमें हर स्टेट में लगभग हर चीज़ जुटाना पड़ता है। यू नो, विल हैव टू अरेंज थिंग्स। तो फीमेल के लिए और थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसीलिए क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं काम करते हैं और हमेशा महिलाओं को थिएटर के इसमें अभिनय के क्षेत्र में ही ज़्यादा दिखने को मिलता है और उम्मीद कर लिया जाता है कि वो लोग एक्टिंग ही करेंगे और उनका सोच इस तरह का ही होगा। लेकिन ये हमने जैसे इंडियन थिएटर में देखा 1980s के आसपास के बाद, इंडियन फ्रीडम के बाद में से, रूट्स थिएटर के समय से धीरे से विजया मेहता जी हो साई परंजापे जी हो, उसके बाद ये पूरा लगातार एक सिलसिला रहा। काफ़ी सारे फीमेल डायरेक्टर्स इंडियन थिएटर में काम किया, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, लाइक तमिलनाडु, केरला, फिर कर्नाटक, फिर पंजाब, देन दिल्ली, असम, बंगाल, इस तरह से अधिकांश स्टेटों में काम करते हुए अभी देखने को मिलता है। तो इसीलिए बनी बनाया जगह तो नहीं मिला है और आज भी वो जगह की खोज है और एक जगह बनाने के लिए कोशिश है और जो बात कहना चाहते हैं उस बात को अपने थिएटर के जरिए से रखने के लिए अभी भी कोशिश जारी है। इसमें आपने जैसे पूछा कि जिस समय पे मैंने काम शुरू किया उस समय पे हमारा कैसा रहा, तो जब शुरू किया था तो 1990s है। 1990s में इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं था, कि असम में भी नहीं था। बहुत सारे वोमेन डायरेक्टर्स काम कर रहे थे जिनको देख के मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुआ, इस तरह से भी नहीं था। मेरा खुद का ये था कि ये नाटक करना है और नाटक में एक्टिंग के जरिए से ही जरूर आई, लेकिन इमीडिएटली मैंने खुद नाटक लिखना और खुद डायरेक्ट करने का सिलसिला ग्रेजुएशन करते समय ही शुरू हो गया था। तो कॉलेज में लिखा, फिर यूथ फेस्टिवल्स में गए हैं, फिर यूथ फेस्टिवल में अवार्ड मिलना, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की यूथ फेस्टिवल में मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलना और मेरे टीम को सेकंड बेस्ट टीम मिलना, मेरे एक्ट्रेसेस को सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस, फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस, सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस, वैसे जैसे टीम को मिलने लगा तो मुझे लगा मुझे अगर इतना काम करने के बाद इतना स्पेस मिल सकता है तो मेरा कहानी शायद लोगों को और पसंद आएंगे। इस उम्मीद से
फिर एनएसडी आने के बारे में सोचा। और जब एनएसडी आने के बारे में सोचा, क्योंकि गुवाहाटी में देख के गई थी कि मेरे कहानी तो लोग सुन रहे और लोग सराह भी रहे, प्रशंसा भी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे अपना कहानी सुनाना है। तो उसका एक जुनून रहा। तो एनएसडी में जाने के बाद, इसलिए तुरंत जाने से पहले से डिसाइडेड था मुझे डायरेक्शन करना है, उसके बारे में अच्छा से सीखना है और मुझे अपने कामों में उसका अप्लाई करना है, ताकि अपने कहानी बोलने का जो तरीका है वो मजबूत हो। और सब कुछ बहुत नया था एनएसडी में, बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत कुछ चीज़ें जानते भी थे पर नहीं भी जानते थे। कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड थिएटर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं था। तो साथ में नाट्य शास्त्र और इंडियन थिएटर, ये बहुत तरह का एक्सपीरियंसेस रहे। जो भी हो, एनएसडी ने मुझे मजबूत किया है, एक जगह पे पहुंचाया है, अपने चिंतन को एक तरह से फॉर्मुलेट करने में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। एनएसडी ने मुझे ट्रेन किया है एक्चुअली। जो भी हूँ आज एनएसडी की कारण ही हूँ। तो बिल्कुल, मतलब ये तो है। तो मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो आप, हर किसी का एम होता है ना, जैसे मुझे सच बोलूं तो मुझे बड़ा मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। मतलब पहले ये था कि कुछ मैंने बायो किया, बायो से इंटर किया, बड़ा मन था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर जब पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और सीपीएमटी है उसमें होगा नहीं मेरा, तो मैंने छोड़ दिया। तो थिएटर करते करते थिएटर में आगे मैंने कहा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो बचपन से थिएटर कर रहा था तो थिएटर करने लगा। तो ऐसा होता है ना कि मतलब जी जी शुरुआत जी पढ़ाई में ये जी होता जी है कि कुछ और बनना है, और हम पहुंच जाते हैं थिएटर में। तो मतलब जी मैं ये भी जानना चाहता था कि आपका क्या बिल्कुल था शुरू बिल्कुल में? बिल्कुल। मेरे ये था, मतलब जी, पहले तो कुछ पता ही नहीं था। आई थिंक 10th के आसपास से 11-12 उस समय पे काफी सारे आइडियाज फॉर्मुलेट होने लगे थे मेरे। लेकिन एक पढ़ाई के साथ काफी अच्छा, मतलब साहित्य के साथ, लिटरेचर के साथ काफी अच्छा अच्छा एक तरह का रिश्ता रहा। मेरे पिताजी का एक लाइब्रेरी था, होम जी लाइब्रेरी था। सो जी। एक बहुत बड़ा मेरा जिज्ञासा का क्षेत्र था, क्योंकि पापा उसी लाइब्रेरी में घुसे हुए होते हैं और उसमें क्या मिलता है उनको। और मम्मी पापा का काफी झगड़ा भी होते थे, ये तो एक आदमी लाइब्रेरी में घुसा हुआ है, बच्चों को स्कूल में दिन में पढ़ाता है, रात में कुछ लिखते हुए रहते हैं, और बुक्स खरीदने में हर बार मार्केट में जाते तो बुक्स लाते थे। तो इस तरह से एक बुक्स के साथ एक लगाव रहा। उस समय पे मैंने उसी दौरान ही एक्चुअली काफी ज्यादा आसामीज लिटरेचर और कुछ शेक्सपियरियन लिटरेचर, लिटरेचर क्रिटिसिज्म की बुक्स और बंगाली लिटरेचर, ये सब पढ़ने को मिला। और अनुवाद लिटरेचर घर में काफी हुआ करते थे, जैसे प्रतिभा रॉय की नॉवेल्स एंड शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे राइटर्स बहुत अर्ली उसी एज में पढ़ा। तो एक तरह से वो लगाव रहा और ये कहानी की दुनिया में घुसते रहने में बहुत मजा आने लगा था। मेरा पर्सनली ये था कि दोनों पेरेंट्स स्कूल टीचर रहे थे, तो उनका ये था कि गर्ल्स एडुकेशन में जाना है और बेटे अगर कुछ और बने तो ये नहीं है। मेरे लिए उनकी तरफ से ये था कि प्रोफेसर बनूं, किसी कॉलेज में पढ़ाऊं, इस तरह का उनका ये था। एडुकेशन लाइन पे रहना था, मेरे भी था। कॉलेज में जब हायर सेकेंडरी में जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे उनको देखते हुए हमेशा लगते थे कि मुझे भी ऐसे ही आके कॉलेज में पढ़ाना है। तो बिकॉज वो लोग बड़े यंग टीचर्स थे उस समय पे मेरे कॉलेज में, और बड़े डिसिप्लिन होके सारी बाड़ी फोल्ड करके पिन लगा के बड़े स्मार्टली आते थे कॉलेज में पढ़ाने के लिए। लगते बड़े अच्छा है, इतना स्मार्ट लगते हैं और सब एडमायर करते हैं उनको। मुझे भी ऐसा बनना है। लेकिन वो बदल गया, गुवाहाटी आके पहुंचा और मेरे मन में कहीं था। डिफू में जब नाटक देखती थी, मेरे होम टाउन एक डिफू है, डिफू में जब नाटक देखती थी मेरे हमेशा ये था कि ये मैं इस जगह पे होती तो मैं ऐसा करते, ऐसा करते, ये एक था। और मुझे कोई नाटक करने लेता नहीं था, क्योंकि मैं उस समय डिबेटिंग और राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, ये सब में थी। एक तरह से राइटिंग में काफी आगे मतलब जा रही थी। शुरुआत में लोग मुझे देख रहे थे कि ये तो राइटिंग में दिलचस्पी रखने वाली है, तो एक्टिंग के बारे में सोचेगी नहीं। तो किसी ने कास्टिंग नहीं करते थे और सिर्फ देखते थे और मैं सोचती थी। तो गुवाहाटी जब आके पहुंचा, लगा यहाँ पे अभी फ्रीडम है। थोड़ा कॉलेज करने के लिए आया, ग्रेजुएशन करने के लिए गुवाहाटी आया। तो मैंने एक 6 मंथ का एक्टिंग कोर्स किया। तो उसमें से फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलने लगा मुझे। एक ही बार सिलेक्शन हो गया था। कोर्स किया, कोर्स में भी देखा कि थोड़ा है, रेपुटेशन बनने लगा। फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ये सब हुआ, तो लगा कि यही जगह है, फिर मुझे ये जगह सबसे सही है मेरे लिए।
तो ऐसे बिना बोले इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था। तो कॉलिंग लेटर आ गया था, तो अभी बताना पड़ेगा, कलकत्ता में उस समय पे इंटरव्यू देने के लिए आना, बिना बताए तो आ नहीं सकते। तो फिर पापा को बोला और पापा ने बोला कि ले जाएंगे, तो ऐसे ही आ गया, एनएसडी आके पहुंच गया। तो ऐसा नहीं था एनएसडी पहुंच जाएगा तो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन नहीं था। तो और मतलब जैसे जितना जितना अभी मतलब आसाम में थिएटर होने लगा है, तो जब आपने शुरुआत की थी क्या इतना इस रूप में और इतना होता था? अभी तो काफी होने लगा, लेकिन जब आपने थिएटर था, थिएटर तो उस समय पे भी था। मैं अभी ये मेरा अभी आक्षेप है एक तरह से, क्षुभ भी है कि 25 साल मेरा थिएटर के दुनिया में मैंने 25 इयर्स दे दिया। मैं 1995 में मैंने जिरसोंग थिएटर करके एनएसडी सेकेंड ईयर में रहते रहते एक थिएटर कंपनी फॉर्म किया, और आज जाके उस थिएटर कंपनी का भी 25 इयर्स हुए, और मेरे भी थिएटर 97 का मैं पास आउट हुआ एनएसडी का। तो इतना साल देखा, मैंने देखा आसाम की थिएटर में इतना बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। ग्रुप्स उतना ही है, ऑडिटोरियम्स थोड़ा सा बढ़ गया है, नए लोग आ गए, कुछ पुराने लोग हट गए। कुछ लोग ये थिएटर करने का जो सिलसिला है, उसके जो तकलीफ है और समस्या है, उसके जूझते जूझते किसी ने थिएटर की लाइन छोड़ दिया और कुछ लोगों ने इसको जारी रखा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आया है आसाम के थिएटर में, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ग्रुप बढ़ गया है, तो फॉर्म में शायद और बदलाव आया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो सारे चेंजेस है, लाइटिंग में डिजाइनिंग एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना, एंड टेक्स्ट बेस्ड जो नाटक हुआ करते थे उससे हट के फिजिकल थिएटर के प्रति थोड़ा लोगों का दिलचस्पी बढ़ने लगा। एंड एट द सेम टाइम लाइक थोड़ा सा डिवाइसिंग करने का, नया कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना, ये भी आने लगा। So these are good development in Assamese theatre, and also at the same time अभी कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं, जैसे ओपन एयर में उन लोगों ने, बहुत सारे थिएटर ग्रुप ने ओपन एयर में अपना थिएटर परफॉर्मेंस प्लस थिएटर फेस्टिवल भी करने लगा। उस फेस्टिवल में भी उन लोगों ने फिजिकल थिएटर बा एक अलग ही तरह का थिएटर फॉर्म, कहानी बोलने का एक अलग ही रंग भाषा की खोज उन लोगों ने शुरू किया। मुझे उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आसाम की गांव एरिया अभी भी बहुत ज्यादा है, और हम सिटी की थिएटर को गिन के आसामीज थिएटर के रूप को हम डिसाइड नहीं कर सकते। विलेज में जितना थिएटर हो रहा है, बट जिस जुनून से उन लोग एक थीम को लेके आते हैं अपने नाटक के जरिए से, वो ज्यादा जज्बाती है, वो ज्यादा देहाती है, वो ज्यादा अपनापन है उसमें। तो आई थिंक इसलिए वो विलेज के जो खेती बाड़ी की जगह में उन लोगों ने जो फेस्टिवल शुरू किया है, ओपनली परफॉर्मेंस करना शुरू किया, आई थिंक उसके जरिए से आसाम में और एक नए रंग भाषा की शुरू होने का, एक नए कहानी बोलने की तरीका डेवलप होने का उम्मीद है। ये 4-5 साल का डेवलपमेंट है। टेक्स्ट असम में अभी भी काफी नए टेक्स्ट आते हैं, नए टेक्स्ट लिखते हैं, और अलग अलग थीम के, अल्फा की समस्या आई है, सेपरेशन की इश्यूज आई है, ये सारे इश्यूज के ऊपर काफी प्लेस लिखी गई है आसाम में। एंड री इंटरप्रिटेशन के भी काफी काम हुआ है, फोकलोर्स की बेस पे भी काफी टेक्स्ट लिखी गई है। सो आई थिंक दीज आर गुड पार्ट। बट रूट्स थिएटर में जिस तरह से कन्नड़ थिएटर में डेवलप हुआ, कई सारे राइटर्स एक ही सेम टाइम में आए और एक विप्लव की तरह हो गया कि कई राइटर्स फोक थिएटर कर रहे, फोक एलिमेंट्स को लेके थिएटर लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं और टेक्स्ट डेवलप कर रहे हैं, नागमंडल से लेकर शुरू करके और अनेक राइटर्स है उनके बाद। तो इस तरह से तो उस लेवल पे नहीं हो पाया शायद, और हुआ भी है टेक्स्ट लेवल पे रह गया, वो परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं आया, तो ज्यादा दर्शक तक नहीं पहुंच पाया, और उसके हिसाब से उतना क्रिटिसिज्म और उस तरह से उतना एनालिसिस असमीज थिएटर में नहीं हो पाया है। तो बाकी एरिया के भी अगर आसाम के साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्ट की बारे में भी अगर बात करूं, तो देखा जाए कि मैं काफी 1999 के आसपास से नागालैंड में काफी उस समय पे, उसी डिकेड में काफी जाके काम किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग विस्तार का जो कार्यक्रम है उसकी मदद लेके भी, जिस समय अंकुर जी डायरेक्टर थे, उस समय में काफी काम मैंने नॉन आसामीज एरिया में, नॉन आसामीज लैंग्वेज में भी यहाँ पे काम किया। तो उसमें से ये अनुभव रहा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए मणिपुर, आसाम के अलावा भी बाकी सारे जगहों में
फोक एलिमेंट्स की काफी गुंजाइश है, जो फोक नेरेटिव्स है वो नेरेटिव की काफी सारे गुंजाइश है, एक नया रंग भाषा डेवलप करने में उसका मदद लिया जा सकता है। मान लो जैसे यक्षगाना एक बहुत बड़ा कर्नाटक का फॉर्म होके आया और जो पूरे भारत को थिएटर के जरिए से जानने लगा। जिस समय बाबा कारांत ने, बीबी कारांत जी ने वर्णम वन लाया और वर्णम वन में जब वो यक्षगाना को जिस तरह से एस्टैब्लिश किया और उस तरह से लोगों को एक देखने लगा कि हाँ फोक फॉर्म में अगर मैकबेथ इस तरह से अगर आ सकते थे, उसके बाद तो और बहुत ही संभावना है। उनका दूसरा प्ले जरूर है, गकुल निर्गमन वगैरह है, बट स्टिल एक शेक्सपियर की नाटक, एक इंटरनेशनल टेक्स्ट को लेके आप एक जो लोकल फॉर्म को लेके आपने एक उस कहानी को एक मतलब नई तरह से एक इंडियनाइज करके आपने जो प्रेजेंट किया, उसकी संभावनाओं को लोगों को देखने लगा। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का अभी भी बहुत बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, एक एक स्टेट पे उसकी गुंजाइश है और बहुत खूबसूरत है और अनदेखा है, अनसुना है। तो लोगों ने वो सारे म्यूजिक सुने नहीं, वो नृत्य और रिदम देखे नहीं, सुने नहीं, उसको एक्सप्लोर करने का बहुत ही गुंजाइश अभी भी है। दीदी बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको नमस्कार भी बोल रहे हैं। उमेश जी हैं, प्रवीण गुंजन जी हैं, जी, धनंजय सिंह जी हैं, रवि मुकुल जी हैं, अजित बहादुर जी हैं। प्रवीण गुंजन जी आपके जूनियर, उनका एक प्रश्न भी है जी, जी, कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी लंबे समय तक जुड़े रहे, मतलब आप वहां भी नाटक करती रही हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बदलाव आया क्या? बदलाव आया, डेफिनेटली समय के साथ सब बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, समाज बदलते हैं, परिस्थिति बदलते हैं, इकोनॉमिक्स बदलते हैं, तो थिएटर बदलते हैं। और ये बदलाव बहुत बड़ा, ये आप दूसरे तरह से भी सोच सकते हो, कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, कितना सकारात्मक, कितना नकारात्मक। अभी हर किसी को लग सकता है कि मेरा समय तो बहुत गोल्डन था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। हाँ जरूर, क्योंकि उस समय ने मुझे बनाया है तो मुझे वो समय बहुत अच्छा लगता है। बट मैं इस बात के थोड़ा खिलाफ हूँ कि मेरा समय ही अच्छा है, उसके आगे पीछे का जो समय है वो गलत है और खराब है, हमारा समय से सीखना चाहिए, ये भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि समय जिस तरह से बदल रहा है उसके हिसाब से एकेडमिक्स में भी काफी बदलाव आया, पढ़ाने का तरीका में काफी इम्प्रूवमेंट भी मुझे दिखने को मिला। जिस समय पे इम्प्रूवमेंट भी है और नॉट इम्प्रूवमेंट, नए नए तरीका आने लगा। जो ग्लोबल फेनोमेनन में अगर देखा जाए, जिस तरह से एक्टिंग सिखाने के जो मेथड्स डेवलप हुए बा एक्सपेरिमेंट कर रहे लोग, ये सारे मेथड्स को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इंट्रोड्यूस किया, वो एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। या हमारे समय पे भी जो चल रहा था वो इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उस समय स्टेनिस्लावस्की सिस्टम ही मतलब आदि और अंत था। तो उसके बाद का मान लो इस तरह से इंटरनेट का डेवलपमेंट नहीं था, तो फिर स्टेला एडलर को मालूम नहीं था, ली स्टर्सबर्ग के बारे में मालूम नहीं था, माइजनर टेक्निक्स के बारे में इतना एक्सपोज नहीं हुआ था, साइकोफिजिक्स का जो रिसेंट डेवलपमेंट है ये सब इस तरह से नहीं था। ये अभी रिसेंटली देखने को मिला है, ये सारे चीजें उन लोग अपने कोर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सवाल जरूर है, बहुत तरह से सवाल किया जा सकता है, ये एक टॉक शो में ऐसे मैं सही और गलत जवाब नहीं देना चाहिए, इसके बारे में वितर्क, उसके बारे में मतभेद, मतलब थोड़ा आदान प्रदान होना चाहिए भावों का। इसको क्या कनेक्ट करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारे कोर्सेज जो पैकेज में दिया जाता है और इसको कनेक्ट करने से ने खुद ही बच्चे लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो छोड़ दे रहे, ये सही है ना। एक कनेक्ट करके जो ऐसे कुछ गुरु रहे और कुछ टीचर्स रहे जो ऐसे ही मतलब कैसे एक आश्रम की तरह ही हो, जो कभी भी किसी तरह से बातचीत की इनफॉर्मल डिस्कशन के जरिए से भी ये सारे बातों को कैसे स्टूडेंट्स कनेक्ट करे, उसके बारे में एक रास्ता व इस तरह से कुछ दिशा दिया जाए, इस तरह का बातें हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम बाकी सारी चीजें हैं, डिजाइन एंड डायरेक्शन किस तरह से पढ़ाया जाए, दोनों कोर्स को उन लोगों ने अलग किया, इस हिसाब से टीचर्स किस तरह का टीचर्स आप लोगों ने मौजूद किया। और ये टीचर्स होना चाहिए ना, आपको डिजाइन डिपार्टमेंट में भी काफी टीचर्स, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी गुड टीचर्स होना चाहिए जो डायरेक्शन के काफी एक्सपीरियंसेस हो और उसको समझ है इस चीजों के बारे में। और सिर्फ ऐसा ना हो कि वो जिस तरह का थिएटर करे वही एक थिएटर है, वैसा नहीं है। देयर आर मेनी डायरेक्टर्स, मेनी स्कूल्स ऑफ डायरेक्टिंग, बहुत तरह से एक ही नाटक को एड्रेस किया जा सकता है। ये सारे पॉसिबिलिटीज को जो सिखा सके उसके बारे में एक अवलोकन, एक तरह का दृष्टि
दिया जा सकता है। इस तरह का संभावना, अलग अलग थिएटर की संभावना को जो इंट्रोड्यूस कर पाए, इस तरह से आई थिंक एक और बड़े पैमाना में एनएसडी को ले जाना इस समय पे मुझे अनुभव होता है ज़रूरत है और कर सकते हैं। एनएसडी भारत सरकार का एक स्वतंत्र संस्था है और सिर्फ नाटक के लिए है। सो आई थिंक एनएसडी बहुत खूबसूरत ढंग से एक इंडियन थिएटर की कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए जो भारतीय हो, जो अपना थिएटर हो, अपने रंग भाषा, मतलब अपना थिएटर। अभी बहुत अच्छी तरह से प्रवीण की बातों से मैं आगे ये बोलना पसंद कर रही हूँ, जैसे अगर अच्छी तरह से देखा जाए, ग्रोथोस्की को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाए और जो हमारे नाट्य शास्त्र व अभिनय दर्पण को पढ़ा जाए और हमें दिखने को मिलेगा बहुत सारे चीजें जो भारतीय दर्शन में है, तो ये बहुत सारी चीजों में मिला जुला है। और देखा जाए तो ग्रोथोस्की कई बार आके केरला में काफी लंबा समय रहा है, मणिपुर में आके काफी लंबा समय रहा है। ही स्टडीड इंडियन कल्चर एंड इवॉल्व्ड हिज ओन कॉन्सेप्ट टू स्टैनिस्लावस्की की जो थ्योरी है उनको क्वेश्चन करते हुए उनको आगे जाने के लिए उन्होंने अपना एक रिसर्च किया है पूरा वर्ल्ड थिएटर को, तो बहुत सारे सिमिलरिटीज भी दिखता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए मेरे मन में अभी और आया है, जैसे हम लोग बर्टोल्ट ब्रेख्ट की जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन की बात करते हैं, अभी इंडियन फोक को अच्छी तरह से देखा जाए, कहाँ कितनी जगह में एक तरह का एलियनेशन करने का हमारे आइडियाज हमारे खुद ही की फॉर्म्स में मौजूद है। तो हम क्यों इस तरह का चीजों के बारे में बात ना करें, एक पेडागोगी डेवलप किया जाए कि इंडियन मेथोडोलॉजी ऑफ एक्टिंग, इंडियन मेथोडोलॉजी ऑफ प्रेजेंटिंग ए स्टोरी व स्टोरी टेलिंग की एक मेथड हम क्यों डेवलप ना करें। और एट द सेम टाइम बाकी सब रहे, ग्लोबल जो फेनोमेनन्स है, ग्लोबल जो नए जिस तरह का स्कूल्स आए हैं, फिजिकल थिएटर में जिस तरह का डेवलपमेंट आए हैं, साइकोफिजिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ों के बारे में भी इनपुट दिया जाए। लेकिन मेरे लगता है, मैं बच्चों को देखते हुए, जिस तरह से बच्चे आके अलग अलग स्टेट में भी जब पढ़ाने जाती हूँ, आसाम में भी उन लोगों से मुखातिब होते हैं, वो लोग मेरे साथ काम करने के लिए आते हैं, ये समझ में आता है उनको शायद ये एक डिफरेंस और मेजर दिखने को मिलता है एनएसडी और इसमें। एक समय पे ये होता भी है, एक बुजुर्ग, एक वयस्क जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे, उनकी जीवन के अनुभव और रंग कर्म के अनुभव के जरिए से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था और बहुत कुछ उनकी जीवन के अनुभव से हमें मिलता था। सो शायद ये सारे स्लॉट, ये सारे जो सीनियर डायरेक्टर्स प्रोफेसर्स हैं वो निकाल गए हैं, रेस्पेक्टेड अंकुर जी हो गया, कृति मैम बा, अनुराधा जी हो गया, बा अनामिका हक सर, ये सारे बहुत सीनियर और बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स अपने तरह से काफी काम किया था। अनुराधा जी का अपना काम है, अंकुर जी का अपना स्टडी नाट्य शास्त्र इंडियननेस के ऊपर काफी ये था। बज्जू भाई का जैसे शब्द गुण, शब्दों को लेके उनका हिंदी भाषा और भाषा की शब्दों की बोली, ये सबकी जो दखल था, इस तरह का लोगों की शायद कमी में महसूस करती हूँ। प्रवीण ने एक बात और बोली, फिर से बोला उन्होंने कहा कि आपका रंगमंच का तात्पर्य न्यू इंडिया और राष्ट्रवाद से है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, न्यू इंडिया और राष्ट्रवाद से थिएटर का मतलब क्या है ना, मतलब उससे वो क्या कहना चाहते हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। न्यू इंडिया इज इट टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्टेक्ट? आई थिंक प्रवीण थोड़ा सा और क्लियर करेंगे ताकि हम दोनों को और समझ में आए और तो सही ढंग से उस सब्जेक्ट को एड्रेस करो, तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज और है कि आपने अलग अलग स्टेट में काम किया, अलग अलग भाषा में काम किया, तो जब अलग अलग भाषा में आप जानते हो तो हमें हर भाषा तो आते नहीं, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं भाषा को भी लेके। तो जब आप काम करते हो तो कैसे उसको हैंडल करते हो डिफरेंट भाषा को? जी देखिए, मुझे इस बात का, ये जब आप लोग सवाल करते हैं, आप कोई भी मेरे सामने वाले व्यक्ति, जब मैं बोलती हूँ कि मैंने इतना इतना भाषा में काम किया, वो सुनने के बाद आप लोग जब सवाल करते हो तब मुझे वो कठिन लगने लगता है। लेकिन वो बड़े मजेदार चीजें हैं, बोले कि ये बहुत मैंने कठिन काम करके आई होगी, मतलब इन लोग पूछ रहे हैं तो कुछ तो होगा, ऐसा लगता है। लेकिन अदरवाइज मैं जब सोचने लगती हूँ, ये मुझे मालूम भी है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं आप कैसे काम करते हो, नागालैंड में जाके आप कैसे काम करते हो, तो मेरा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को अभी भी ऐसा है कि लोगों के बीच में जाके बात करना, रहना, उसमें खाना खाना, उनसे उन कल्चर से परिचित होना, उनके साथ काम करना, उसका एक अलग ही मजा है और जानने का, समझने का, ये मेरे अभी भी है। ट्रैवलिंग हैज बीन
ऑलवेज प्रेफरेंस इन माय लिस्ट, लाइक 2-3 महीना के बाद एक थोड़ा लंबा सफर में नहीं जाएंगे तो फिर ऐसा लगता है कि मैं बंध गई, लेकिन कोई मुझे बांध के नहीं रखा है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन सफर करके आने का जो मजा है और अलग लोगों से मिला एक चैलेंज और एक एक्सप्लोरेशन, उसका एक तरीका रहा। इसी तरह से आई थिंक अभी स्टडी करके मुझे जो समझ में आया, आई थिंक आई हैड डीपली कनेक्टेड विद संस्कृत। अभी ये लग सकता है इनका हिंदी ही ऐसा है तो पता नहीं ये संस्कृत कैसे पढ़ रही होगी, लेकिन वो आसाम में क्लास 8 से 10th 12th के आसपास तक काफी संस्कृत, मतलब स्कूल में मैंने संस्कृत स्टडी किया था, तो जब कन्नड़ में काम करते हैं देखा कि आधी शब्द तो संस्कृत से ही आई हुई है, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, आधी शब्द तो संस्कृत में है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है संस्कृत, शब्दों की जो ध्वनि है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे आसाम में रहते हुए इतना एहसास नहीं हुआ, जब बाहर आने के बाद जब हिंदी, जब खड़ी बोली हिंदी जैसे देखने लगा, सुनने लगा, अच्छे लोगों का सुनने लगा, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ब्यूटी है। और फिर कर्नाटक में जब काम करने के लिए कन्नड़ भाषा में किया तो उसमें पर्वत वही है, नीर वही है, संस्कृत में भी है, नीर है, जल है, पानी है, तो बहुत सारे शब्द आपका सिमिलर मिलते हैं, तो फिर उस शब्दों से आप कनेक्ट करने लगते हो। और ये चैलेंज रहा है, मैं एज ए थिएटर स्टूडेंट्स ये मैं खुद भी फेस किया। एनएसडी भी जब गए तो मेरे लिए हिंदी बहुत आसान नहीं था, आई हैड टू लर्न हिंदी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड आई लव्ड पिकिंग अप हिंदी, वो पिकअप करके अच्छा ही लगा। और बाद में जाके मैंने जयशंकर प्रसाद पढ़ने लगा, निराला पढ़ने लगा, मुक्तिबोध, तो इस तरह से हिंदी साहित्य के साथ भी एक समझ में डेवलप करने के लिए इसलिए कोशिश किया क्योंकि आई लव लिटरेचर एंड असमीज लिटरेचर और बंगाली लिटरेचर में मेरे काफी समझ था, तो मैं कॉम्परेटिव लिटरेचर करके मैं खुद ही स्टडी करती थी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जब यहाँ लिख रहा था तो यहाँ पे हिंदी में कौन लिखता रहा था, आसाम में कौन लिख रहा था, व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर दे वर डेवलपिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे आर डेवलपिंग, उसमें काफी सिमिलरिटीज मिलते। अगर बांग्ला में, ओरिजिन बांग्ला में अगर मैं टैगोर पढ़ रही हूँ और आसाम में मैं ज्योति प्रसाद अगरवाला पढ़ रही हूँ और वहाँ पे प्रसाद पढ़ रहे हो बा निराला पढ़, वो जो लंबा सेंटेंस लिखने का, बहुत सारी चीजें एक साथ कहने का और एक दूसरा ही लहजा जो है, ये इस तरह का तीनों लैंग्वेज में ये फ्लेवर मिलता है। तो इस तरह से घुस गए वो दुनिया में, अच्छा लगने लगा। तो केरला में भी जाके किया, फिर यहाँ पे किया, फिर नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे लैंग्वेज में किया, तो हिंदी में तो किया ही है जितना हो सके और डेफिनेटली बहुत काम करना बाकी है, लेकिन कोशिश जारी है जितना ज़्यादा लैंग्वेज में करे और उनकी रंग भाषा, उनकी रंग कर्म को समझे और उसके जरिए से एक मेरा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ते रहे भारत के बारे में और अलग अलग संस्कार और संस्कृति से कितना एलिमेंट अभी भी मैं अपने थिएटर में कैसे अपने चिंतन में जोड़ सकूं। बिल्कुल, वो शायद हम लोग थोड़ी सी मदद भारंगम भी करता है कि जब हम लोग अलग अलग भाषाओं के नाटक देखते हैं उस महीने, तो मतलब उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि अलग अलग भाषाओं को कैसे समझे, जब जो कि हमें नहीं आती, हम लोग जाके बैठ के देखते हैं कि मतलब हमें कन्नड़ नाटक भी देखना है क्योंकि स्टूडेंट है तो देखना है, तो वो भी कुछ हमें तैयारी करवा देता है वो 3 साल कि अलग अलग भाषाओं को ना भी समझ में आते हुए समझ में आने लगता है कि थिएटर की अपनी एक भाषा है जो अलग भाषा में जाके आसान हो जाता है करना शायद। जी जी। अच्छा, ये सुविधा आपको मिले, ये भारंगम का सुविधा आपको मिले। ये रामगोपाल बजाज जी था हमारे डायरेक्टर, उनके कीर्ति जी के बाद बजाज जी आया और बजाज जी जब डायरेक्टर था 3rd ईयर में जाके वो भारत रंग महोत्सव का उन्होंने शुरू किया था, तो 3 साल का मौका नहीं मिला लेकिन 3rd ईयर का मौका मिला और उसके बाद लेकिन देखते रहे। आप सही बोल रहे हो, कई बार देख भी नहीं पाते, ये भी सत्य है, समझ नहीं पाते थे, संभाल नहीं पाते थे अपने आप को, लेकिन बैठते थे, देखते थे। मुझे अभी भी याद है कुलभूषण खारबंदा का कोई नाटक देख रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। श्रीराम लागू का नाटक देखने के लिए गए थे, कुछ भी समझ में नहीं आते थे। उत्तरा बावकर जी को देखने जाते थे, केरली पानिक्कर जी का नाटक देखने, वो तो और टाफ पड़ता था कि बज रहे कुछ हो रहे बस, और ये कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन इंटरेस्टिंग है। लेकिन केरला के साथ मेरा ऐसा रहा, ग्रेजुएशन करने के बाद एनएसडी आने से पहले ही मैंने कलारीपाइट सीखने के लिए केरला गई थी, तो 3 महीना मैं केरला में रही थी और गुरुवायूर टेम्पल में जितना परफॉर्मेंस होता था हर रात बैठते थे, मतलब वो देखते हैं तो नहीं बोल सकते थे, बस बैठे हुए होते थे, सामने परफॉर्मेंस करते थे, कुछ भी तो समझ में आते नहीं थे। तो ये बजना जो है ना, वो बजाना, चेंडा बजाना और ये सब थोड़ा सा रिलेट था।
लेकिन वो जब भास का नाटक आते थे कर्णम भरम, अच्छा यही नाटक कर रहे तो ये तो अंदाज लगा के इस तरह से समझने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन रतन जी ने का नाटक से काफी ये आया कि एक अलग ही विजुअल लैंग्वेज हो सकता है जिसमें बिना शब्दों को समझते हुए भी पूरे नाटक समझा जा सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एहसास है इस तरह से। हाँ, मतलब कि हमेशा बात होती है, लेकिन हमेशा भाषाओं की बड़ी बात होती है कि डिफरेंट भाषा में गए तो कैसे हो। लेकिन जब हम 20 लोग होते हैं तो 20 लोगों की अलग भाषा होती है, अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, तो वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अलग स्टेट के लोगों के साथ हम 3 साल रहते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत कुछ सिखाते हैं। अलग अलग स्टेट के साथ 20 लोग अलग स्टेट के हैं, तो वो ट्रेनिंग भी बड़ी काम करती है जब हम अलग भाषाओं में काम करते हैं, शायद काम करते हैं। जी 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 दीदी। अजीत बढ़ जाता है। यस जी दीदी, यस। अजीत बहादुर जी का एक प्रश्न दीदी जी, कि उत्तर भारत की महिलाओं की स्थिति और पूर्व भारत की महिलाओं के बीच किस तरह का अंतर देखती हैं आप, मतलब थिएटर में? बहुत मुश्किल सवाल है। उत्तर भारत को लेके मैं कमेंट करने के लिए मेरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा उत्तर भारत उतना अच्छा से देखा नहीं। देखा है तो फिर यूपी देखा होगा, बरेली, लखनऊ, इस तरह से कुछ एरियाज देखा होगा, दिल्ली देखा होगा, थोड़ा बहुत हरियाणा देखा है, हिमाचल देखा हुआ है, थोड़ा पंजाब देखा हुआ है। तो ऐसे ही पूरा उत्तर भारत बोल के शायद पैकेज करना भी ठीक नहीं है और बोलना बहुत मुश्किल है। पंजाब इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट, इट है उनका डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब समाज व्यवस्था उनका अलग ही है, और हरियाणा का बिल्कुल अलग है, यूपी का बहुत अलग है, दिल्ली का स्थिति अपने आप ही कैपिटल है, इनका अलग है। और उत्तर भारत बोल के भी, जैसे पूर्वोत्तर बोल के भी पैकेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नागा लेडीज जो है उनका स्थिति और उनका पॉलिटिकल राइट्स बहुत अलग है। मेघालय का बहुत अलग है, मणिपुर का बहुत अलग है। मणिपुर का लेडीज बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन बिल्डिंग में बहुत स्ट्रांग है। आसामीज का, आसाम की जो लेडीज है, राइटिंग, आर्ट एंड कल्चर बा लेडीज किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया है, वो अगर देखो तो आसाम में लिटरेचर में लेडीज बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। पोएट्री में, नॉवेल्स में, ज्यादातर नॉवेल में उनका काफी पकड़ है। और साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ, मामोनी रायसम जी को ज्ञानपीठ मिला, कई सारे लेडी राइटर को साहित्य अकादमी मिला। और मणिपुर में एज ए सोशल एक्टिविज्म वोमेन की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। नागालैंड में भी मेरा पाई भी बोल के मणिपुर में एक बहुत बड़ा वोमेन एसोसिएशन है, मूवमेंट की तरह वो लोग चलाते हैं, सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, और सोसाइटी जो वोमेन राइट्स की इश्यूज है उसमें वो लोग बहुत अच्छे से आवाज उठाते हैं। तो इस तरह, मतलब इस तरह से कमेंट पर पाऊंगी मैं, कंपेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा पहलुए खुल के दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। नागालैंड में देखा जाए, और जितना सारे मंगोलॉयड ट्राइबल बेल्ट है, मान लीजिए सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, बा ये मेघालय हो गया, हमारे ये नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसमें जो आप लोग जनजाति बोलते हैं, ये बेसिकली जनगुस्थिया है, नृगुस्थिया लोग है, एथनिक ग्रुप्स है। एथनिक ग्रुप्स के जो लोग हैं उनमें फीमेल्स काफी स्ट्रांग है, क्योंकि खेती बाड़ी वो लोग खुद संभालते हैं और घर भी वो लोग खुद संभालते हैं, तो उनके हाथ में काफी जिम्मेदारी है। और जिसके अपोजिट में हमें देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में महिलाओं की बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन खेती बाड़ी में नहीं है, जो आर्यन कल्चर से बिलोंग करते हैं उसमें वोमेन पार्टिसिपेशन कम है। जिसमें मंगोलॉयड बेल्ट का जितना लोग है उसमें वोमेन्स दे आर वेरी मच पावरफुल, और उनमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। तो यस, आपके लिए मैं इस तरह से ही एक, आप खुद ही अंदाज लगाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि इसका सही कमेंट सही नहीं रहेगा इसे कंपेयर करना कि नॉर्थ में अच्छा है या आसाम में या यहाँ पे अच्छा है। आई थिंक दिस वोमेन स्ट्रगल इज ऑल ओवर इंडिया इज सेम अपार्ट फ्रॉम केरला। केरला में एक तरह से पॉलिटिकल वॉइस और उन लोगों ने एस्टैब्लिश करना किया है, बिकॉज केरला इज अ वेरी स्मॉल स्टेट ऑल्सो। अदरवाइज आई थिंक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक टोटल इंडिया को अगर देखें, जिस तरह का इश्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस का इश्यूज है, वुमेन राइट का इश्यूज है, चाइल्ड एब्यूज की इश्यूज है, ये सारे इंडिया में ही फैले हुए हैं। तो और एजुकेशन की रेट
मिजोरम में काफी वोमेन एजुकेशन की रेट हाई है, इस तरह से आई थिंक नॉर्थ इंडिया में शायद एजुकेशन रेट थोड़ा सा कम है। तो इसलिए एजुकेशन अगर और बढ़ेगा और सोशल अवेयरनेस बढ़ेगा तो हम पूरा इंडिया एक बराबर स्थिति में आ पाएंगे और हमारे जो स्ट्रगल है, वोमेन स्ट्रगल है, वो एक कलेक्टिव स्ट्रगल है। दीदी ये तो मतलब वुमेन की स्थिति के बारे में आप वो पूछ रहे थे, लेकिन जैसे कि आप एक डायरेक्टर हो, आप जब स्कूल से निकले, बहुत कम वुमेन डायरेक्टर्स हैं, तो आपको किस तरह की सुविधा मिली है, आप सुविधा महसूस हुई? क्योंकि ज़्यादातर देखिए तो मेल डायरेक्टर्स ही मिलते हैं, तो निकल के आपने, क्योंकि आपने ये भी नहीं कि मतलब रेपेट्री में आपने 2 बार प्ले किया, उसके बारे में मैं चाहूँगा आप बताएं, और आपने फ्रीलांस बहुत किया, घूम घूम के हर जगह एज अ डायरेक्टर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, उसमें दो चीजें, एक तो घूम घूम के करने से ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप अगर एक जगह में बैठ जाओगे तो कुआं जैसा बन जाएगा, तो आपको घूमना पड़ेगा। अगर आपको सागर के में जाके आपको शामिल होना है तो आपको बहना भी पड़ेगा। तो इसलिए बहना इज ए बहुत ब्यूटीफुल थिंग है। इंडिया इज ऑल अबाउट रिवर्स, यू नो दिस, पूरा इंडिया नदी की तरह है। आप जाओ, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके नाटक कर सकते हैं, आपको मजा आएगा, उस जगह पे रहो। ऐसे लोग खराब भी नहीं है उतना। वोमेन राइट्स, वोमेन की पोजीशन के हिसाब से कोई मुझे बैड एक्सपीरियंस जीवन में, एक दिल्ली में एक्सपीरियंस के अलावा ऐसे कुछ नहीं हुआ। अदरवाइज आई हैड बीन ऑलवेज वेलकम, यू नो, मुझे हमेशा ये बुलावा आते रहे एक काम करने के बाद दोबारा। तो आई में इस तरह से ही होता रहा, एक काम करके दोबारा उन लोगों ने बुलाया हर जगह पे। तो मैं खुश नसीब भी रही, और कुछ तो काम पे मैंने जरूर किया होगा जिसकी वजह से वो संस्था हो व थिएटर ग्रुप हो, उन लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया। तो इस तरह से ही मेरा एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग के जरिए से हुआ, और मैं बहुत मजा आते हैं। लेकिन हाँ, इसमें संघर्ष समझने से संघर्ष है, अगर उसको एंजॉय करेंगे तो उसको वो संघर्ष नहीं लगेगा। दूसरा आपका सवाल है जैसे किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यस, अभी भी वो दिक्कतें हैं। तो इंडियन सोसाइटी इज ए पेट्रियार्कल सोसाइटी, वी ऑल नो इट एंड वी ऑल एक्सेप्ट इट। इंडिया इस तरह से ही है। हम जरूर क्वेश्चन करते रहते हैं कि इस सिस्टम में थोड़ा सा और भी स्पेस हर किसी के लिए बनाया जाए। तो मैं इसीलिए वो एनिमल राइट्स जो है, वोमेन राइट्स जो है, सबकी इक्वल राइट्स ही मैं मानती हूँ। आइडेंटिटी के लिए जो मध्य प्रदेश के लिए छोटे छोटे जनगोष्ठियां जो मूवमेंट्स करते हैं, ये सबका मूवमेंट एक ही है। सबका कहना है कि उनको सबको थोड़ा सा और जगह की जरूरत है। यस, वोमेन डायरेक्टर्स को भी जगह की जरूरत है। लेकिन इंडियन थिएटर में अगर देखा जाए, वोमेन डायरेक्टर्स ने, एक समय का वोमेन डायरेक्टर्स ने काफी काम किया, ये सही है। ये विजया जी का समय से ले लीजिए, साई परंजेपे जी का समय से लीजिए, जयश्री जी बा कॉन्टेम्पोररी समय का सारे डायरेक्टर्स हम सब देख ही रहे हैं, अनुराधा जी हो, त्रिपुरारी जी हो, बा इस तरह से सब लोगों का काम, बा मंगई हो केरला में, त्रिपुरा सॉरी तमिलनाडु में, बा कर्नाटक में जयश्री जी, इस तरह से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। दिक्कतें बहुत है। जैसे आप लाइटिंग बूथ में जाके पहुंचा, ये लगेगा अरे इलेक्ट्रिक है, आप कहाँ, आप जाइए। ये मेरे साथ भी हुआ था। तो लाइट डिजाइन करने के लिए मेरा जो पहला नाटक का देवी पीठ और तेज, उसका रविंद्र ने शो लगा था। सो लाइटिंग बूथ वाज लाइक केप्ट फॉर मैन, यू नो, वी आर नॉट अलाउड काइंड ऑफ उसमें जाना। ये इलेक्ट्रिसिटी का सारे केबल पड़ा है, आप कहाँ आए हो, अरे बाबा। तो ऐसा था, क्योंकि मैं डिजाइन स्टूडेंट हूँ और मेरा खुद का नाटक का उस समय पे वो इनिशियल स्टेज था, जस्ट पास आउट होके आने के बाद वो खुद करना चाहते थे। तो स्ट्रगल तो हमारा वहां से शुरू होता है। जी भाई, मैं लाइट के बारे में मेरा समझ हो सकता है, बीइंग ए वोमेन मुझे 2 फीट 4 फीट का हिसाब हो सकता है, 8 फीट 10 फीट कितना होना है, फ्रेम कितना होना है, कितना लगाना है, कैसे करना है, कितना डिस्टेंस होना है, उसका अंदाज हो सकता है। ये सारे चीजें तो मेंस जॉब होके ही रह गया है। तो डायरेक्शन तो बहुत आगे है। ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में भी वी नीड टू स्ट्रगल ए लॉट, लाइक ये बाबा ये मैं कर सकती हूँ, ये आपको, मुझे समझ में आया कि ये तो आप हट जाने से नहीं होने वाला है। और आप बहुत ज्यादा सोसाइटी को सुनना भी नहीं है। आपके बारे में लोग कमेंट करेंगे, आपके बारे में लोग कहेंगे नहीं, लेकिन आपको जो काम करना है उसको जुनून के साथ करते रहना है। मैंने खुद तो इतना ही ऐसा ही किया, क्योंकि हर समय मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स आए, एनएसडी मेरे से सीनियर एक्टर्स मेरे साथ काम करने के लिए आया। तो लेकिन संघर्ष, बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे। द वे दैट आई वांट, बिकॉज ही इज नेवर डन ए सीक्वेंस लाइक दैट, यू नो, एक सीक्वेंस का बा एक
एक थीम को एक मेल डायरेक्टर किस तरह से देखते हैं और एक फीमेल डायरेक्टर किस तरह से देखते हैं, आई थिंक समाज के कारण, परवरिश के कारण हमारा अलग है। तो इस अलग जो है एक सीक्वेंस में जिस तरह से डायरेक्ट करना चाहती हूँ, जिस तरह से कंपोज करना चाहती हूँ, वो एक्टर कंफर्टेबल नहीं है। तो बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दैट, दे आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट काइंड ऑफ जिसको ब्लॉकिंग बोला जाता है, इस तरह का चीजों में वो आदि नहीं है। तो इस तरह का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ और बाद में भी होता रहा, लाइक यू नो ड्रेस अप को लेके होता रहा, बट देन यूज ऑफ स्पेस को लेके भी एज ए डायरेक्टर प्रॉब्लम होता रहा। यूज ऑफ स्पेस लाइक स्पेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए एक एज ए डिजाइनर, उसमें भी एक मेल लैंग्वेज होता है जो बंधा हुआ होता है। अब हम उसको सवाल, मतलब सवाल करने के लिए सवाल नहीं करते हैं, मतलब वो आप जब करने लगते हो तो जैसे मानो कि एक कैरेक्टर को सो जाना है बा फ्लोर में लेट जाना है, तो असमीज थिएटर इस तरह से कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया था, फ्लोर में कोई सो सकता है क्या? एनीबडी कैन लाई ड्यूरिंग एक्टिंग, यू नो, कोई कपड़े उतार सकते हैं क्या? कोई वोमेन एक्ट्रेस, मतलब फीमेल एक्ट्रेस ऑन स्टेज कपड़े उतार सकते हैं क्या और एक नया कपड़ा पहन सकते हैं क्या? इस तरह का बहुत ही बॉडी को लेके बहुत सारे सवाल था। ये सारे कई नाटकों में आया है, दिक्कतें आई है, इस तरह का प्रॉब्लम को आज भी जूझते रहना पड़ता है डायरेक्शन करते समय। यू नो, लिसनिंग टू ए वोमेन इज नॉट एन अभ्यास, आपका हैबिट नहीं है। तो एक नाटक डायरेक्ट करते समय भी जो टीम होता है उसको हैंडल करना, उसको एक जगह तक ले जाके उसका नाटक को सक्सेसफुली आपको प्रेजेंट कर देना, वो ये सारे कुछ बीइंग ए फीमेल डायरेक्टर बहुत चैलेंजिंग होता है। और ये चैलेंजेस को हर दिन हमें फेस करते रहना पड़ता है, लेकिन और आई दीदी थिंक करते रहना पड़ेगा। ये जो आप बात बोल रहे हो, जब कोई विदेश Yes. से कोई लेडी आती है एज अ डिजाइनर, जी तो उसके साथ जी वो दिक्कत नहीं होती, तो सब जी। तैयार हो जाते हैं उसके साथ काम करने के लिए। जब कोई इंडिया हैड ए हैबिट, या इंडिया हैड ए हैबिट ऑफ लुकिंग टू वेस्ट। हम हमेशा वेस्ट को देखने का एक आदत बना लिया है, वो हमारे खून में आ गया बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल पीरियड। 200 साल का जो कॉलोनियल पीरियड रहा, उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल इम्पैक्ट हमारे लिटरेचर में रहा, थिएटर में रहा, उसके बजाय से, और हम वी बिकम ए हैबिट ऑफ वाचिंग एनी व्हाइट पर्सन, यू नो, वो भले ही बहुत बेवकूफी का बात कर रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में कर रहे हैं तो पीपल गेट रेडी टू लिसन इट, बिकॉज इंग्लिश उन लोगों को, इंडियन को अभी भी लगता है कि बहुत बड़ा लैंग्वेज है, लेकिन देखा जाए सिर्फ 14 कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है, तो एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है। इन लोगों ने एक दबदबा जो बना के रखा है और इंडिया इसको मान लिया है, तो इसलिए गांव गांव में लोग जो बहुत साधारण बात बोल रहे हैं, यहाँ से एक लाइट ऐसे करके दे दो, बट हम उससे ज्यादा बड़े विजुअल की बात कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स विजुअल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। people are not listening because we are talking in Indian language. वो आपने एनएसडी रेpertory में भी नाटक डायरेक्ट किया, श्रीराम सेंटर में भी डायरेक्ट किया, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले उठाया था, ध्रुव स्वामी। उससे पहले हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है आपने किया था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को लोग उठाने से डरते थे कि कठिन नाटक है, कैसे उठाया जाए। तो मैं चाहूंगा जरूर उसके बारे में आप बताएं, ध्रुव स्वामी के बारे में, और अपना श्रीराम का जो आपका एक्सपीरियंस रहा। जी, श्रीराम सेंटर में तो कन्यादान किया था। मैं हर बार अलग लोगों का टेक्स्ट एड्रेस करने के लिए कोशिश करती हूँ। ध्रुव स्वामी मेरे जीवन में ऐसे आया था हिंदी लिटरेचर के बारे में जब वो क्लासेस हुआ और थोड़ा सा एड्रेसिंग होने लगा था एनएसडी में, तो लिटरेचर जब पढ़ने लगा तो बहुत मुश्किल हुआ था बिगिनिंग में घुसने में, तो धीरे धीरे पढ़ने लगा। और बिकॉज आई वॉज ए डायरेक्शन स्टूडेंट, सो आई वॉज स्टडिंग बीबी कारांजी वेरी केयरफुली, और ऐसे डायरेक्टर्स को केयरफुली मुश्किल होने से भी पानिक्कर को देखना ही पड़ता था, देखते ही थे, कारान जी का हर नाटक देखना चाहिए करके मान लिया था, प्रसन्ना जी को देख लेना है, रतन जा का देख लेना है, ऐसे कुछ डायरेक्टर्स था देख लेना था। तो कुछ क्रिटिसिज्म में ऐसा मुझे पढ़ने के लिए मिला था। मैं क्रिटिसिज्म की जब बुक पढ़ रही थी तो बीबी करण ने चंद्रगुप्त किया था, तो रेपर्टरी के साथ हुआ था, वो बहुत सराहनीय हुआ था और बहुत मुश्किल था बोल के बहुत सारे लेख पढ़ने के लिए मुझे मिला। तो मुझे लगा इतना कठिन क्या है, इसको देखना चाहिए झांक के। तो मैंने प्रसाद में झांकने लगा और उसकी कहानियां मुझे बहुत पसंद आने लगा। बहुत छोटे छोटे नाटक है, एक घूट हो गया, जैसा जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया। एक्चुअली सेकेंड ईयर में हम लोगों ने रविन दास के साथ जन्मेजय का नागयज्ञ किया था, तो उसका जो पटभूमि है, जिस तरह से एक फिल्मी और एक तरह से बिग कैनवास है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे वैसे भी बड़े कैनवास जिसमें सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, अलग अलग इश्यूज हो, प्रेम कहानी, हर तरह का चीजें वो बहुत पसंद आते हैं।
बड़े कैनवास का कहानियां बहुत पसंद था पहले से ही। तो नाग यज्ञ के जरिए से उस जयशंकर प्रसाद में और घुस गया, तो उसका सेट डिजाइन में रविंद्र दास जी के साथ कर रहा था। वो एक अद्भुत और अद्वितीय एक्सपीरियंस जरूर था मेरा, रविंद्र दास जी के साथ जन्मेजय का नाग यज्ञ के लिए सेट डिजाइन किया। तो प्ले में घुस गया था, तो मुझे वो कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया एक्चुअली रविंद्र के साथ काम करते हुए। एक कहानी में जितना कॉम्प्लेक्सिटीज आता है, उस कॉम्प्लेक्सिटीज को किस तरह से हैंडल किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और इंडियन नाटक में इस तरह का कंटेंट ही ज्यादा है, जिसमें बहुत सारे थीम होते हैं। तो मैंने देखा, जो ध्रुव स्वामिनी जब पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि ये कंटेंट मेरा बहुत करीब है। एक तो उसमें कैनवास सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, और साथ में ओमेन है एज ए बहुत खूबसूरत ढंग से ओमेन इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया। तो मुझे लगा ये मेरे लिए डिप्लोमा प्रोडक्शन के लिए सही प्रोडक्शन है, सही टेक्स्ट है, क्योंकि उस समय आ गया था और मेरे मन में भी कुछ डिवाइसिंग करने का। और मेरा दूसरा ऑप्शन था ये बिलोवेड बोल के एक नॉवेल आया था उस समय पे, और अमेरिकन ब्लैक लेडी का एक लिटरेचर था। उसमें एक लेडी ने जो प्रेग्नेंट थी, उसने सुसाइड करती है जेल के अंदर, ऐसा एक कहानी था। उसके ऊपर ड्रामाटाइज करने का आइडिया था, और दूसरा मेरे ये था। तो दोनों में से फाइनली मुझे लगा कि इंडियन टेक्स्ट को एड्रेस करें, क्योंकि मैं भारत में हूँ और मेरे इंडियन टेक्स्ट को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करूं कि मैं एक इंडियन टेक्स्ट को किस तरह से परिपक्व ढंग से मैं हैंडल कर सकती हूँ क्या नहीं, ये मेरा फाइनल एग्जाम होना चाहिए। बाद में मैं करूंगी, जो जब डेफिनेटली मेरे जीवन में और बहुत मौका आएगा, मैं इस तरह से वेस्टर्न टेक्स्ट को भी एड्रेस कर पाऊंगी। तो मैंने चूज किया इंडियन टेक्स्ट को हैंडल करना चाहिए, और उस हिसाब से ध्रुव स्वामिनी को मैंने फाइनल किया था। और वो देखा था, उसके बारे में मैंने बहुत क्रिटिसिज्म्स पढ़ा था, जो पीएचडी किया था जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। उनकी रिसर्च टेक्स्ट पढ़ने के बाद समझ में आया था कि लोग डरे हुए थे, और मुझे अच्छा लगता, लोग डरते हैं तो मुझे उस डर से खेलने के लिए खेलना चाहती थी। इतना क्या क्राइसिस है, लेट मी ट्राई टू हैंडल इट। सो देखा था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उसका एडिटिंग का। तो मैंने बहुत पॉसिबली किसी को पता ना लगे प्ले एडिटेड है, और इस तरह से मैंने जगह जगह पे ढूंढ के बहुत मुश्किल से कई एडिटिंग करके उसको एडिट किया था। और इत्तेफाक से वो प्रोडक्शन आई थिंक बहुत अच्छा निकल के भी आया था, क्योंकि प्रोफेसर्स का काफ़ी अच्छे बा एक्सपर्ट्स आए थे, अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और दोबारा उस समय पे उन लोगों ने सिलसिला चालू किया था एक्चुअली, जो अच्छे प्रोडक्शन होते वो रेपर्टरी में करने के लिए मौका दिया जा रहा था। उसमें रॉयस्टर नेबेल को पहली बार मौका दिया गया था, उसके बाद अभिलाष पिल्लाई का लंका लक्ष्मी किया था, उसके बाद अभिलाष पिल्लाई को दिया था, उसके बाद स्वानंद किरकिरे को दिया था। यहाँ पे भगत सिंह के ऊपर उन्होंने एक डिप्लोमा प्रोडक्शन किया था, उसी को फिर रेपर्टरी में उनको दोबारा किया। और मुझे भी ध्रुव स्वामिनी ही रिपीट करने के लिए रेपर्टरी में दिया गया था। मैं थोड़ा प्रतिवाद तो किया था उस समय कि मेरा वो एज नहीं है कि मैं अपने आप को रिपीट करूं। तो मेरा बिल्कुल जुनून था, और नया नया टेक्स्ट दिमाग में अनेक आइडियाज था। और आई हैड उस समय का डायरेक्टर बजाज सर था, तो आई हैड ए लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस एंड आई हैड रिक्वेस्टेड हिम लाइक एनीथिंग, and I should give him a try out a new text, नया टेक्स्ट करने के लिए मुझे मौका दिया जाए। and he was with his word only, and he rejected my idea, and then I had to do it. वो मेरा थोड़ा disappointed रहा, but it was glad that I had got opportunities to work with Srivardhan Tripathi, then Harbinder Singh, then one and only this Mahendra Mewati. So these are also very, very wonderful experience, right? Srivardhan Trivedi was a very different kind of actor, and Mahendra Mewati was quite of internalizing and इस तरह का actor है, और Srivardhan Trivedi was kind of शब्दों को work out करके frame out करके acting करने वाला, और उसके बीच में हरविंदर जी। ये अच्छा अनुभव रहा रेपर्टरी में भी। इन कलाकार जो जस्ट रहे, जिनके अभिनय देख के हम अभिभूत होते थे, ये सारी चीजें उनसे भी काफी सीखने को मिला। नहीं दीदी, सच में मतलब वो अच्छा समय था जब मतलब यंग लोगों को चांस मिलता था कि यंग लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चांस दिया जाए। वो चीज दोबारा रिपीट नहीं हुई बहुत सालों से कि यंग लोगों को प्रमोट किया जाए और उनके नाटक लंबे समय तक चलाए जाए, उनको भी मौके दिए जाए लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये सारे चीजें आना चाहिए। अभी यंग बोल के हम लोग भी 50 के आसपास आ गए हैं, मतलब करीब 50 का ही हूँ।
तो एकेडमिक काउंसिल में इस तरह का बातचीत होना चाहिए थोड़ा सा, और ओपन फोरम। हम कोई एनएसडी का शत्रु भी नहीं है, ये नहीं बोल रही कि मुझे बुलाओ बात करने के लिए, ये नहीं बोल रही हूँ। ऐसे स्पेस क्रिएट किया जाए और ये सारे मुद्दे आना चाहिए। आई थिंक डायरेक्टर्स को कभी मौका नहीं मिलता है। रेपर्टरी में एक्टर्स को जॉब में 6 साल रह सकते हैं, पहले 1-2 साल कॉन्ट्रेक्चुअल, फिर जॉब, मतलब 8-10 साल तो रेपर्टरी में रह सकते हैं। लेकिन एज ए डायरेक्टर, एक डायरेक्टर को रेपर्टरी में प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड देना चाहिए, क्योंकि उसमें सुविधाएं होंगे, भरपूर परिपक्व अभिनेता अभिनेत्रियां होंगे, उन लोगों के साथ एक प्रोफेशनली अपने आप को भी एग्जाम करने के लिए एक मौका मिलता है। भाई मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मेरा गलतियां कहाँ है, नहीं तो फिर वो एक डायरेक्टर बाहर आके फिर जूझते ही रहते हैं। तो आई थिंक इस तरह का पॉलिसीज एनएसडी के कैंपस में बनना चाहिए। एक चीज और दीदी जो मेरे जहन में आता है कि मतलब मोबाइल थिएटर असम में बहुत अच्छे से होता है, तो उसका कितना योगदान है वहाँ के थिएटर को आगे ले जाने में? एक तरह से वो कमर्शियल भी है, उसमें लोग बहुत जुड़ते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोबाइल थिएटर कितना बनाता है थिएटर को? और देखिए, मोबाइल थिएटर तो बिल्कुल कॉमर्शियल थिएटर है। मोबाइल थिएटर तो थिएटर नहीं बनाते, जो ग्रुप थिएटर है उसमें से लोग मोबाइल थिएटर में जाते हैं। तो बेसिकली मोबाइल थिएटर को तो ग्रुप थिएटर वाला ही बनाते हैं। तो आसाम का थिएटर सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग, ग्रास रूट लेवल पे बहुत कुछ काम होता है। सो छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं, विलेजेस में बहुत सारे नाटक होता है, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है, राइटर्स एक्टिव है। तो उनमें से ही लोग टेलीविजन में आते हैं, उनमें से ही लोग मोबाइल थिएटर में जाते हैं, उनमें से ही लोग फिर से हम मतलब सिनेमा भी जाते हैं। लेकिन मोबाइल थिएटर एक कॉमर्शियल थिएटर कंपनी, अभी उनका थोड़ा काफी बुरा हाल है। एक समय था 40-50 थिएटर ग्रुप हुआ करता था, 40। मेरा जो रिसर्च, लास्ट रिसर्च रिपोर्ट में, मेरा इंडिविजुअल स्टडी में इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट किया था, 90 मतलब वो 2003-4 तक 40 थिएटर ग्रुप के आसपास था। तो एक एक ग्रुप में 4-4 नाटक हुआ करते थे। उसमें उन लोगों ने बहुत नाटक किया था, जैसे महाभारत किया, रामायण किया, उद्देश्य किया, देन टाइटेनिक किया, बैंडेड क्वीन के ऊपर किया। तो ये धीरे धीरे सिनेमाओं से नकल करने का एक परंपरा आने लगा। उससे पहले मानो जैसे प्रसाद जैसा राइटर हो, हिंदी में अगर बात करें, मतलब काफी लंबे लंबे एक्ट में लिखने वाला जो प्लेज है, इस तरह का प्लेस काफी लिखा जाता था मोबाइल थिएटर के लिए। काफी अच्छे राइटर्स थे, डॉक्टर भवेंद्रनाथ चौकिया, उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज है वो। 7 टाइम नेशनल फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ डायरेक्टर है। तो उस समय तक काफी अच्छा था। बाद में धीरे धीरे टाइटेनिक का नकल आने लगा, बैंडेड क्वीन का नकल आने लगा। सो बैंडेड क्वीन के कंपटीशन में और एक कंपनी में दूसरे एक डकाइट के ऊपर एक कहानी बनाने लगा। तो इस तरह से जब करने लगा तो रिपीटेटिव वो जो इमिटेशन गेम होने लगा, फिल्मों से इमिट करके करके बना। अभी उन लोगों का स्थिति थोड़ा सा खराब है, और चलाना उनके लिए भी बहुत ही कॉमर्शियल ढंग से चलाते हैं, जिसमें हिंदी फिल्मों की तरह कुछ गाने भी आने लगा, उसमें सॉन्ग पिक्चराइजेशन फिल्म में ही दिखाने लगा, प्रोजेक्टर के जरिए से, नाटक के बीच में से। सो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल, मान लो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल थिएटर में, नॉट टू शो ए सॉन्ग, एक गाना दिखाने के लिए तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल नहीं हो सकते। थिएटर में अगर मल्टीमीडिया आए तो फिर इट शुड कम इन ए लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लेकिन मोबाइल थिएटर में जिस तरह से उन लोगों ने इस्तेमाल करे, वो बिल्कुल बड़े कॉमर्शियल ढंग से उन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी क्रिटिकल है, उनकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल है। आर्ट के लेवल पे भी स्टोरीज जिस तरह से डील कर रहे, काफी क्रिटिकल पोजीशन में है। दीदी अभी मैं आसाम जब गया था रेपर्टरी के टूर पे, तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी कि आसाम में बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन अगर बात करें तो उनके नाटक बाहर तक नहीं आते, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है कि लिखने वाले लोग नहीं हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वो क्या है जिसकी वजह से, मतलब क्योंकि आप तो डायरेक्ट करते हो प्ले, आपने बहुत सारे असमीज नाटक किए और बहुत अच्छे नाटक है ना, कि मतलब कुछ लोग ही नाटक में गिने जाते हैं और हमेशा ये कहा जाता है कि नाटक है नहीं, मतलब नाटक है नहीं करने के लिए। तो इसके बारे में नाटक है, नाटक बाहर नहीं जाने का, किसी को बाहर हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आसाम में वो सिलसिला काफी स्ट्रांगली आना पड़ेगा कि लिटरेचर ट्रांसलेशन हो। अभी मान लीजिए गिरीश कर्नाट, अभी गिरीश जी का नाटक पहले इंग्लिश में आता है अधिकांश, कुछ ही नाटक आई थिंक कन्नड़ में डायरेक्टली कोई नाटक आया नहीं है उनका, सारे इंग्लिश में आए हैं, बाद में वो कन्नड़ में गया और बाद में तुरंत वो हिंदी करवाते हैं। सो एक प्रोस्पेक्टिव गिरीश जी का भी तो है ना।
अपने आप में भी सोचता है कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इमीडिएटली देशी भाषा में जाता है, रीजनल लैंग्वेज में जा रहे हैं और नेशनल लैंग्वेज में जा रहे हैं. सो ही ऑलवेज कीप फोकस अबाउट दैट. तभी तो गिरीश जी को हम सब लोगों ने इतना अच्छा से समझ पाया व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इन नागामंडला, बा हे बदन में किया है, बा अभी मैंने बॉइल्ड बीन किया, बॉइल्ड बीन ऑन टोस्ट किया, बा इस तरह से, बा वेडिंग एल्बम हो, ये सारे नाटक कैसे समझ में आए. तुरंत आपको हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है. तो इस तरह से हिंदी का भी है, हिंदी का नाटक दूसरे भाषा में बहुत इमीडिएटली ट्रांसलेट करने के लिए. और राइटर इतना मजबूत ढंग से नहीं सोचते, तो राइटर भी पूरा लेखक ही है, मेरा लिटरेचर कोई ट्रांसलेट करेगा, अपने आप करेगा, ऐसे बैठे हुए होते हैं. आसाम में भी ऐसा है, तो अपने आप करना नहीं चाहते, अपने आप इनिशिएट करना पसंद नहीं करते. अगर मैंने अच्छा लिखा है तो कोई करेगा ट्रांसलेशन. वो एक अहंकार, एक राइटर होने के नाते एक आत्म स्वाभिमान, ये अच्छी बात भी है, स्वाभिमान है कि कोई और करे, सही बात है, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहे. इसीलिए लिटरेचर बाहर किसी को पता नहीं है. अभी मैंने भवेंद्र नाथ सैकिया का नाम लिया, आपको पता भी नहीं होगा वो कौन है. अभी कर्नाटक का 2 राइटर गिरीश जी का लेंगे, श्री संपे का राइटर, ये अक्षतमासा का राइटर चंद्रशेखर कंवर जी का नाम लेंगे, तो ऐसे 5-6 राइटर को लोग पहचान जाएंगे. तो साहित्य अकादमी का काफी भूमिका है. काफी सारे नाटक मुझे जैसे श्री संपे असमीज में मिल जाता है, कर्नाटक की बहुत सारे नाटक गिरीश जी वगैरह का तुगलक असमीज में उपलब्ध है, नागमंडल उपलब्ध है, सब बहुत सारे नाटक उपलब्ध है. मैंने 3 नाटक का ट्रांसलेट करवाया, जैसे ब्रोकन इमेज का ट्रांसलेट करवाया, फ्लावर का ट्रांसलेट करवाया, बॉइल बीन ऑन टोस्ट का ट्रांसलेशन एक ही राइटर से मैंने करवाया. तो एक तो क्या असमीज में खुद जानती हूँ, तो असमीज में पढ़ के मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, तो मैं दूसरे को जानने में दिलचस्पी रखती हूँ, तो उनके नाटक को मैं करवाती हूँ. स्वार्थी आर्टिस्ट स्वार्थी होता है. क्योंकि जब मैं गया था तो लोग बोल रहे थे हमने ये नाटक लिखा है, हमने ये नाटक लिखा है. हमने कहा भाई दे दो मुझे, मैं असमीज जानता नहीं, मैं किसी से पढ़वाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मतलब मैं उसको समझ पाऊं. अब मुझे तो नहीं आती, क्योंकि हमेशा बात होती है 4 राइटर के बारे में या कुछ राइटर्स के बारे में, जबकि लिखते बहुत सारे लोग हैं. असमीज में बहुत सुंदर सुंदर नाटक होंगे, लेकिन वही है कि हम बहुत जगह वो पहुंच ही नहीं पाते. तो मैं चाहता था कि इस पर जरूर बात करें, कि बहुत नाटक है वहाँ. और बहुत नाटक अच्छा है, दीदी, बहुत नाटक है. या वसुधा जी जैसे बोल मानो रहे हैं. जैसे एक सवाल, एक बात बोलना चाहती हूँ. जैसे कुछ थीम होता है जो हमारे इंडियन थीम है, जैसे महाभारत का कर्ण, जैसे शकुनी, जैसे अर्जुन, जैसे कुंती, ये सारे तो सेलिब्रेटेड महाभारत का कैरेक्टर्स है, तो उनके ऊपर कहीं नाटक लिख. असम में गणेश गोगोई बोल के एक राइटर का शकुनी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, तो मानो किसी को पता नहीं लगता है. तो इस तरह से अगर कभी ट्रांसलेशन और इस तरह का पता नहीं कब होगा, तो शायद. ये वसुधा जी का कोई सवाल है? सवाल था कि आईना और बाघ नाटक के बारे में कुछ बताएं. आपने डायरेक्ट बाघ आपने किया है क्या शायद? या बाघ इज तो, या आईना इज ए काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एक प्ले स्टोरी राइटर है. इनका नाम है येजे दौड़िए थोंगसी. ही इज ए साहित्य अकादमी अवार्डी राइटर है. उनका एक स्टोरी था आईना. एक गांव में जाके एक आईना कैसे पहुंचा था, पहला आईना जब पहुंचा था, जो अपना प्रतिबिंब आईने में देखने लगा, और उसकी एक कहानी है. तो फर्स्ट टाइम एक गांव में एक मिरर पहुंचा एक टीचर के जरिए से स्कूल में, उसमें से जब अपना इमेज को खुद देखने लगा, सो हाउ पीपल रिएक्टेड अबाउट इट. ये ऐसा एक कहानी है. अपने आप को देखना, अपने आप के प्रतिबिंब को समझने के लिए कोशिश करना, और अपने आप के बारे में हर व्यक्ति का कैसा समझ होता है. मतलब मैं आईना में नहीं देख रही हूँ, तो मैं अपने बारे में अपना ही दुनिया में हूँ. जब मैं देख रही हूँ, हाउ आई थिंक अबाउट इट. इस तरह का स्टोरी है. और दूसरा बाघ है, शिशिर कुमार दास का एक प्ले है, बाघ है, टाइगर नाम से है. ये नाटक भारत में शायद सिर्फ हबीब तनवीर जी ने किया है. हबीब तनवीर जी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुरूपी ग्रुप के साथ 2 बार हुआ, और आई थिंक कलकत्ता में भी उन्होंने आके किया था. वो थोड़ा क्रिटिकल प्ले है, इसलिए बहुत लोग एड्रेस शायद नहीं करते. ये है बेसिकली गुजरात राइट के बाद लिखी हुई प्ले थी. और एक ही कमरे में एक बुरखा में लेडी और एक साड़ी में लड़की मतलब बंद हो जाता है. अपना शेल्टर के लिए जाके एक अबांडन घर में पहुंच जाते हैं, और अपने शेल्टर के लिए वहीं पे रहते हैं. जब बुरखा साड़ी को देते खाम खा दौड़ मतलब घबराने लगते हैं, और साड़ी बुरखा से घबराते, बुरखा साड़ी से घबराते. एक्चुअली बाद में कहानी जब डिस्क्लोज होता है, जो लेडी बुरखा में है वो बेसिकली हिंदू है, और जो लेडी साड़ी में है वो बेसिकली
मुसलमान है। सो जो हिंदुत्व और मुसलमान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये एक्चुअली मन में बनी हुई है, इस तरह का एक भावना से लिखी हुई एक प्ले है। मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा था, वो जो कैरेक्टर ट्विस्ट होता है, तो उसके लिए ये प्ले उठाया था। बहुत अच्छा अभिनय किया था, असम की 2 लेडी परफॉर्मर ने किया था, धरित्री जुमी कलिता और मीना इंगटिपी। किया मैंने वो प्ले असमीज में ही है। इंटरेस्टिंग प्ले है उसका। 17 उसका में 20 शोज पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने किया था। दीदी आपने मतलब इंटरनेशनली भी प्रोजेक्ट किया है और बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपको। मैं चाहूंगा कि जब आप इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या डिफरेंशिएट होता है कि यहाँ काम करना वहाँ काम करने में क्या अंतर होता है, कैसे प्लानिंग होती है जी, है ना? मेरे और ज्यादा आप एक्सपीरियंस प्लीज या ये जो एशिया मीट एशिया बोल के हम लोग एक प्रोग्राम करते थे, वो बहुत एक्सपीरियंसिंग प्रोग्राम रहा। पूरे एशिया कंट्री का करीब 17-20 आर्टिस्ट हम लोग एक साथ आइडिया शेयर करते थे। ये ट्रू सेंस में डिवाइस एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हुआ करता था। ट्रू सेंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे लोग आइडिया खुल्लम, मतलब जो मन में आते हम लोग मेल करते थे। मेल का हम लोग चेन बनाते थे, सब आइडिया शेयर करते थे, एक दूसरे का आइडियाज के बारे में पढ़ते थे और हम इंटरेक्ट करते थे मेल में ही। और इंटरेक्ट करने के बाद हम उसके थीम किस तरह से जा सकते हैं, उसके आइडियाज एक दूसरे को जानने के लिए कोशिश करते थे। और 15 डेज के लिए वो जापान फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। प्रोतो थिएटर बोल के एक थिएटर कंपनी था, एंड ओहासी सांग ओहासी बोल के एक डायरेक्टर था, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करता था। लेकिन ये सब में इक्वली पार्टिसिपेशन होता था। बांग्लादेशी आर्टिस्ट होता था, तेईपे से होता था, हांगकांग से होता था, जापान से, चाइना से, अमेरिकन डायस्पोरा मतलब इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका, चाइनीज डायस्पोरा फ्रॉम अमेरिका। इस तरह से हम लोगों ने 3-4 प्रोडक्शंस किए थे। वहां पे जाके हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, थीम को लेके इम्प्रोवाइज करते थे, बॉडीली रिएक्ट करते थे। तो फिजिकल थिएटर और बहुत सारे कंटेंट्स आते थे। कई बार हम लोग लाइट डिजाइन, लाइट भी हमारे साथ ही हुआ करते थे। एक प्रोडक्शन में हम लोग खुद लाइट भी इस्तेमाल करते थे एक डिवाइस के रूप में। परफॉर्मेंस डिवाइस में लाइट भी आता था, तो वो इंटरेस्टिंग था। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, मान लीजिए जैसे एक थीम लिया हम लोगों ने, इस बार का थीम हमारा रहेगा लॉस्ट होम। पूरे एशिया में ये कॉमन थीम है, लॉस्ट होम। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते थे, कोई फ्लैट के कारण, कोई रिफ्यूजी, कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट, एनी कारण के लिए वो हम लोग ये होते थे। और लॉस्ट होम को हर कोई किस तरह से देखते हैं, मेरे देखने का नजरिया, किसी जापानीज को देखने का नजरिया, चाइनीज का देखने का नजरिया, टेपे, हांगकांग वाला, सबका अपना इश्यूज आते थे। बहुत बहुत डिबेटफुल हुआ करते थे और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ करते थे मेल में भी। और उसके बाद जाके 15-20 दिन हम रिहर्स करके एक इम्प्रोवाइज प्रोडक्शन तैयार करते थे ऑन द थीम ऑफ लॉस्ट होम बा बॉर्न बा एशिया बा ऐसे थीम पे प्रोडक्शंस करते थे। तो इसके जरिए से हाउ दिस लॉस्ट होम को ही हर कोई कैसे देख रहे, उसके जरिए से बहुत एनरिचिंग प्रोग्राम था वो। उन लोगों के साथ काम करना, उसमें सब कुछ इम्प्रोवाइज हुआ करते थे, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिशियंस आते थे, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल, उसके साथ रिएक्ट करना, इस तरह का process था. I think that is a very very helpful and interesting process. Apart from that, I also did kind of MUA. That was the first collaboration project in 1997 का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था विद जापान एंड इंडिया। सो हम लोगों ने एक ही कहानी उठाया था, श्री शंपे माने एक नाग, और जो नाग और एक लेडी की जो शादी होने का कहानी है, वो पूरा भारत में है। अलग अलग स्टेट में उसका अलग अलग रूप है। आसाम में भी एक रूप था और ये कर्नाटक में भी। तो हम लोगों ने कर्नाटक की जो वर्जन है वो लिया था और एक जापानीज वर्जन था वो लिया था। सो दोनों वर्जन को लेके फ्यू जापानीज आर्टिस्ट एक्टर्स, फ्यू जापानीज इंडियन एक्टर्स ऐसे कोलैबोरेट किया था, और आई वाज कोलैबोरेटिंग एज ए डिजाइनर। देयर वाज ए जापानीज डिजाइनर और एन इंडियन डिजाइनर। तो हम लोग दोनों मिलके कॉस्ट्यूम डिजाइन करते थे, और 2 सेट के लिए कोलैबोरेटर था, 2 लाइट के लिए कोलैबोरेटर था, स्टेज मैनेजर 2 हुआ करता था, और एक्टर्स मिक्स अप था। तो जापान में ही इनिशियली उनका शोज हुआ था। सो इंटरेस्टिंग है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। इसके जरिए से समझ में आया कि फोकलोर से हम कैसे ग्लोब को कनेक्ट कर सकते हैं। एशियन स्टडीज का हमारे को ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट है भी, पूरा एक एशियन थिएटर जैसे इंडियन थिएटर के कॉन्टेक्स्ट को हम स्टडी कर सकते हैं। क्या है कि ऐसे एशियन थिएटर का भी संभावना है
क्या हम कनेक्ट कर सकते बा? ये साउथ ईस्ट एशिया जो है ये कनेक्ट होने का संभावना है थीम के जरिए से, महाभारत के जरिए से, रामायण के जरिए से, राउंडनेस के जरिए से, ट्रायंगल के जरिए से। सो इस तरह का काफी बातचीत, सबका ओपिनियन, आप ये सारे गुड एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस है। नहीं दीदी, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे बात करते करते मतलब मैं सोच रहा था कि ये एक्सपीरियंस स्टेट के साथ क्यों नहीं होते, कि 4-5 स्टेट मिलके अपने अपने फोक को लेके अगर डिस्कस करें बिल्कुल तो कितना बिल्कुल रिच हो सकते हैं। बिल्कुल लेकिन हम सब बिल्कुल अपने अपने स्टेट में ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो आपने, क्योंकि विदेश के साथ जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है, वो बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। तैयार हो तो अगर जाते हमारा हैं। स्टेट में अगर संगीत नाटक एकेडमी है, वो अगर हम लोग को जोड़ के स्टेट के साथ ऐसा करे तो कितना अच्छा फोक का एक नया स्वरूप बन सकता है, फोक का या किसी भी बिल्कुल आर्ट बन का। सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। इस पॉसिबिलिटीज को मतलब बहुत जल्दी ही आई थिंक मुझे लगता है कि मैं मेरा जीवन में ही उसका कुछ घटित होते हुए देखना चाहती हूँ। तो हम लोग ये शब्दों में रह ना जाए, वो घटित हो। और बहुत सारे डायरेक्टर्स है, आप है, प्रवीण गुंजन है, बहुत सारे यंग डायरेक्टर, रणधीर है, नॉर्थ में भी बहुत ये नाट्य शास्त्र को लेके भी, संस्कृत थिएटर को ले भी नॉर्थ में काफी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं। बहुत सारे राइटर्स आ रहे हैं, तो जोड़ना चाहिए ऐसे। अभी तो मतलब एक हो गया मतलब डिजाइनिंग डायरेक्शन, अब थिएटर मेंटर। तो थिएटर मेंटर भी आपने शुरू किया कि लोगों को पढ़ाना भी और बताना भी। तो अब आप कैसा फील करते हो जब पढ़ाते हो, क्योंकि एक समय होता है करना और जब पढ़ाना होता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैं इनिशियली तो पढ़ाया नहीं, मैं पास आउट होने के बाद बहुत कम वर्कशॉप्स किया, बहुत कम एनएसडी का भी, कभी एनएसडी का सहारा लेके खड़े नहीं रहा। अपने से मैं काम प्रोडक्शंस काफी किया, और मेरा 40 के मतलब हर साल 2-3 प्रोडक्शंस किसी भी हाल में हुआ करता था। बाद में पढ़ाना बहुत अच्छा भी नहीं लगते थे, और मैं बहुत बोर फील करती थी, पढ़ाते रहना है मुझे, तो डायरेक्शन करना है और एक कुछ मतलब सेट डिजाइन, लाइट डिजाइन, विजुअल्स बनाना है और उसमें एक्सप्लोर करना था। लेकिन समय ऐसा आया, पढ़ाना पड़ा एक्चुअली 14 के आसपास से काफी ज्यादा पढ़ाने लगा। 14, 13, 12 के बाद अच्छा से पढ़ाने लगा। और पढ़ाने में भी क्या है, इंडिया में आपको पढ़ाने को एक्टिंग ही ज्यादा मिलता है। इंडिया में एक्टिंग ही पढ़ने का लायक समझता है, बाकी डिजाइनिंग डायरेक्शन तो पसीना छूट जाता है लोगों का। ये पता नहीं ये क्यों सीखे, किसी को कोई देखता नहीं है। एक्टिंग करेगा तो थिएटर में नहीं है तो टेलीविजन में जाएगा ही, टीवी में जाएगा, उनको देखेगा। आई थिंक ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस, अपने आप को देखे, ऐसा एक भावनाएं अधिकांश आर्टिस्ट के बीच में है, थिएटर आर्टिस्ट के बीच में। सो अभिनय पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाना तो खैर मैंने स्टैनिस्लावस्की से ही शुरू किया। तो मैं लगा कि बेसिक जो है, क्योंकि हमें बेसिक स्टूडेंट ही मिलता था जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व भारतेंदु व हैदराबाद सेंट्रल व कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने नहीं जा रहे हो, तो आपको वो भी बाद में पता लगा वो भी उतना स्टैंडर्ड का नहीं होता है, वो भी बेसिक ही होता है, बेसिक स्टूडेंट ही होता है। तो हमें और बेसिक मिलता था। मुझे लगा कि स्टैनिस्लावस्की इज द वेरी बिगिनिंग, एंड मैं वहां से ही शुरू करती थी। बाद में जाके धीरे धीरे सबका थ्योरीज को पढ़ा, समझने के लिए कोशिश किया। माइजनर का कुछ आइडियाज मुझे टीचिंग में इनकॉर्पोरेट किया, उसके जरिए से कैसे बेसिक स्टूडेंट्स को भी फायदा दिया जा सकते हैं, तो इसके बारे में देखा। बाकी और भी है, जैसे उससे ज्यादा मेरे को पढ़ाई में, जो पढ़ाने का तरीका में मेरा डिस्कवरी हुआ 2014 में। मुझे एक बुलावा आया जापान में, 10 डेज का एक वर्कशॉप करना है उन लोगों के आर्टिस्ट के लिए, और उसमें मुझे पढ़ाना है कि इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग। तो मैं घबरा गई, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। हर समय हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा, और ये एनएसडी में पोलैंड से टीचर्स आए थे, स्टैनिस्लावस्की का पूरा एक्टर प्रिपेयर्स का ये सब पढ़ाया था, अनामिका मैम थी। तो इंडियन थिएटर के बारे में मैं वैसे कारान जी से तो काफी प्रभावित, कारान जी, हबीब जी की कभी मैं बहुत अच्छा मानती हूँ उन लोगों के थिएटर इसको। तो लेकिन पढ़ाया कैसे जाए, तो फिर देन नाट्य शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझना, और जितना पहले से ही जानकारी था उसमें से ये लाया कि जो कुछ मेथड्स जो है ना हम लोगों ने, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में हो, प्राणायाम के लेके हो, और इमोशंस को कैसे, फिर ट्रांजैक्टिंग इमोशन के आइडियाज, उसको थोड़ा सा मैंने आइडियाज बनाया। और जापान में मेरा उन लोगों के लिए तो एक इंडियन थ्योरी वो लोग सीखना चाहता था, मतलब इंडियन प्रोसेस ऑफ
टीचिंग और लर्निंग एक्टिंग। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, उसके समय मेरे को बहुत स्टडी करना पड़ा, और क्योंकि विदेश में और मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, इनफैक्ट वो वर्कशॉप में किसी और को देना चाहती थी, इंडियन थ्योरी, लेकिन उसके जरिए से मेरे को इंडियन आइडियाज काफी आने लगा, और मैं उसके दौरान से काफी स्टडी किया। बाद में जाके कुडियाट्टम के बारे में भी काफी स्टडी किया, वहां पे जाके उन लोगों से मैंने काफी इंटरव्यू किया, कई मान लीजिए कभी 3 दिन की वर्कशॉप के लिए गया तो और 1 दिन एक्स्ट्रा ले जाके उन लोगों से इंटरव्यू, बातचीत करके समझना, इस तरह का ये किया। और आसाम में जो फोक फॉर्म में जो आइडियाज है, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक हो, एक्सप्रेशन के आइडियाज हो, और एक जो थोड़ा सा मेलो ड्रामा जो एक्स्ट्रा करने का जो हमारे ये है, और वो जो ट्रांजेक्टिंग इमोशन का आइडिया है, रसन निष्पत्ति का आइडिया है, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसके जरिए से अभी भी मेरा एक जुनून और एक खोज जारी है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से बच्चों को एक्टिंग कैसे सिखाया जा सके। आई थिंक दैट मे बी मोर इजी टू देम, और उसके जरिए से हमारे जो फोक प्रैक्टिसेस है उसको थोड़ा सा और हाईलाइट होने का संभावना है। तो मान लीजिए पांडवानी से अगर गायन शैली और जो ब्रीदिंग की जो ये है, अगर पांडवानी प्रैक्टिस करे तो वो ब्रीदिंग की कितना ये काम आ सकते हैं, बात जिस तरह से बोलना और एक ऑरा क्रिएट करना, बासक शब्दों का खेल जो है, कंठ के लिए जो वर्क है उसके ऊपर बहुत काम हो सकता है। इस तरह का चीजें के ऊपर मेरा काफी अभी भी, जैसे मैंने ऑनलाइन में मेरा पूरा एक 6 मंथ का बैच रहता है, 2 बैच, पिछले बार का भी बैच और ये भी बैच ऑनलाइन में चल रहे हैं, और उसके जरिए से भी मैंने काफी एक्सप्लोर किया। बच्चों को मैं नेचुरली प्राकृतिक जगह में जाके उनकी वॉइस ट्रेनिंग और उसको करने का एक ये किया। सो देखा जो एक्सरसाइज हम लोग स्टूडियो के अंदर करते हैं, वेस्ट से जो एक्सरसाइज हम लोगों ने सीखा है, जो मतलब कपड़े रख के आइस लगा के वॉइस का ये करने का, उससे ज्यादा इंडियन टेक्निक्स में हमारे पास ज्यादा बढ़िया टेक्निक है वॉइस एंड स्पीच सिखाने के लिए। क्योंकि बोलना तो हमें हिंदी है, भारतीय लैंग्वेज बोलना है और इंग्लिश बोलना, दोनों में बीच में काफी फर्क है। तो इंडियन लैंग्वेज बोलने के लिए हमारे दूसरे तरह का ऑरा, हमारे आर्टिस्ट का, हमारे डायरेक्टर्स का, आई थिंक वी नीड अ काइंड ऑफ इंडियननेस इन अस, लाइक इन फिल्म्स हो, इन टेलीविजन हो, नाटक में हो, और फोक फॉर्म का नाटक हो, बिल्कुल रियलिस्टिक नाटक हो, सभी में हमारे अंदर एक अपने साथ एक लगाव होना पड़ेगा ना, अपने लैंग्वेज की समझ होना पड़ेगा। कोई भी गुजराती हो, हिंदी हो, तो वो समझ कैसे आएगा जब तक मैं वॉइस एंड स्पीच के लिए इंडियन एक्सरसाइजेस नहीं करवाऊंगी। तो मैं विदेशी एक्सरसाइज करके मैं बोलूंगी कि आपने इंडियन तरह से आपके फाइनली आपको इंडियन डायलॉग्स बोलना है, इंडियन लैंग्वेज बोलना है। तो आई थिंक बहुत ही गुंजाइश है, बहुत ही संभावना है, और मैं अपने तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। नेचुरली उनको कैसे सिखाया जा सकते हैं, नेचुरली पानी के साथ, पहाड़ के साथ, पर्वत के साथ, साउंड के साथ, ट्री के साथ, बस open space, this Assam is all over, there's lots of open space. You don't stay at home, go to a empty field. And I really developed some methods like exercises. जो सारे exercises I think हमारे अपने तरीका है सिखाने का। तो ये सारे का मेरे को पढ़ाने का जो प्रक्रिया है उसमें मेरा इस तरह का मेरा खोजबीन चल रहा है। अदरवाइज otherwise I love teaching, acting पढ़ाना ये है, डायरेक्शन पढ़ाना बहुत ही टफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमेशा जो बात होती है ना, हम एक्टिंग की जैसे ही बात करते हैं वैसे वेस्ट चले जाते हैं, मतलब, और हमारे पास इंडियन एक्टर को लेके कोई किताब भी नहीं है। जैसे अभी प्रसन्ना जी ने एक मेथड एक्टिंग के ऊपर किताब लिखी, एक इकलौती किताब है जिसमें इंडियन एक्टर्स की बात की जाती है, इंडियन एक्टर्स कैसे बिहेव करता है। नहीं तो दिक्कत ये होती है जो आप बोल रहे थे, जब हम अभी मैं एक प्ले कर रहा था शीशे के खिलौने, तो उसमें मेरे एक्टर आए और उन्होंने वेस्ट वाली कॉपी कर ली कि उन्होंने ग्लास मैनेजरी फिल्म देख ली और उस फॉर्मेट में एक्टिंग करने लग गए। हमने कहा भाई उस फॉर्मेट में कैसे चलेगा काम, हमारा रियलिज्म अलग है, हम जब तक थोड़े लाउड नहीं होते वो रियलिज्म नहीं बनता, उनका रियलिज्म बिल्कुल शांत वाला रियलिज्म है, तो दोनों को कैसे ज्वाइन कर सकते। और जिस उस पर आप काम कर रहे हो, मुझे लगता है कोई किताब आनी चाहिए, नए तरह के एक्टिंग की खोज होनी चाहिए, और यहाँ का हर जगह का अलग एक्टर बनता है, अलग तरह का स्टाइल है, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपको एक्टिंग के ऊपर उस तरह की बुक नहीं मिलेगी। तो मैं चाहूंगा दीदी जब काम कर रही है तो उस तरह लिखें भी और किताब भी आए,
क्योंकि बिल्कुल इंडियन एक्टर कैसे बिहेव करता है, उसको कैसे काम करना है, वो बहुत जरूरी है। तो हम ये उसी में प्रॉब्लम है, स्टेज हम लोग अगर रूट्स जो हम लोग एक्टिंग की जो रूट्स उनको देते हैं वो हम विदेशी देते हैं, और मार्केट में आके, मार्केट ही बोल रहे हो, मार्केट मतलब फील्ड में आके जब उनको काम करना पड़ता है, बिल्कुल इंडियन ढंग से काम करना होता है। सो ये एक नहीं, बहुत अपोजिट है ना इसको। सो ये कोई कोई नहीं करते है। जैसे जापान में के साथ मेरा 1997 से काफी 7-8 टाइम्स आना जाना, और एक बार 2.5 महीना के लिए जापान में मैंने गई थी, जिसमें कबूकी और न्यू थिएटर स्टडी कर रही थी। अभी अभी कितना, मैं भी जब वो जो 10 दिन का जो इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग का वर्कशॉप करने के लिए गई थी, उन लोग मेरे आइडियाज लेने में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन वो अपना जो आइडियाज है तो उनका रियलिज्म का आइडियाज नहीं था, लेकिन उन लोग नू थिएटर से काफी आइडियाज अच्छा से लेते हैं, जो नू का मात्रा के बारे में, नू का ब्रीदिंग के बारे में, नू के साथ नू में जो है ना आपका इन्वॉल्व होने का जो तरीका है, पर ये सारे थिएटर उन लोग कॉन्टेम्पोररी जापानीज थिएटर में भी उन लोगों ने कैरी किया। बाद में जाके हम लोग अगर वासी ओदा को भी अगर जापानीज थिएटर में अगर ऑब्जर्व करें, उनके कामों को ऑब्जर्व करें, उनका 3 बुक है, तीनों बुक में अगर देखें उनका रिफ्लेक्शन दिखने को मिलता है। एक एक्टर, जब वो जो इनविजिबल एक्टर लिखा है, और 2 बुक उन्होंने लिखा है, ये जापानीज कल्चर का पूरा प्रभाव उनके साथ रहता है। तभी भी तो वो जापानीज होते हुए भी तो आज वासी ओदा इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक्टर एंड इम्पोर्टेंट थिएटर स्पीकर। और जिस तरह का एक्टिंग की करने का जो प्रक्रिया के बारे में बात करें, वो एक यूनिक तरीका है, नहीं वो एक जापानीजनेस मतलब उसमें है, वो नू थिएटर से आए हुए ब्रीदिंग और इन्वॉल्व होना, वो लोगों का जैसे नू में जैसे पहला लेयर ऑफ क्लॉथ व्हाइट है, नहाएगा, मतलब वो कैरेक्टर एडॉप्टेशन, ये तो हमारे इंडियन नाट्य शास्त्र में भी है। कैरेक्टर लेने की जो बात करते हैं, जो 2 सेल्फ की बात कर रहे हैं, जैसे एक्टर है इंडियन एक्टिंग में, जैसे बोला एक्टर का सेल्फ है, और एट द सेम टाइम कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड एक्टर का जो सेल्फ की बात कर, दैट इज व्हाट इज इन न्यू थिएटर। और लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो कंटेम्पोरेरी थिएटर में भी मुझे वहां पे देखने को मिला, और बाद में जाके सीनियर लेवल पे तो वासी ओदा का देख ही रहे हम लोग। तो 3 बुक में उन्होंने वो अपना पढ़ने से ही समझ में आता है ये आइडियाज इस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो प्रसन्ना जी का जो बुक है, तो उसमें बहुत इंडियन थिएटर का बहुत सारी चीजें उन्होंने लाया, जैसे लाइक एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में उन्होंने भी लाया। सो दैट ऑलवेज वेरी टू कैरेक्टर, जो इंडियन थिएटर में मतलब नाट्य शास्त्र में भी है, एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे एक्शन का महत्व क्या है, कर्म कारण, वो प्रसन्ना जी ने लाया है। कर्म के पीछे एक कारण की बात करें, वो तो इंडियन फिलोसफी में है। तो कर्म कारण सीखने के लिए इंडियन एक्टर्स अभी भी हम लोगों ने वेस्ट से सीख रहे हैं कि एवरी एक्शन हैज ए बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, that we are learning from West, and every action should have a karan, Stanislavski एक प्रॉपर्टी लगा के रखा है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल होना है। आपके सामने 2 ही प्रॉपर्टी रखो, अगर 2 ही चाहिए तो 10 मत रखो। और एक्शन के जरिए से आपने एक्टिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो इट इज नॉट नेसेसरीली ऑलवेज लाइक लुकिंग एट वेस्ट, लाइक वी कैन इवॉल्व ऑन आवर सेल्फ, मेरा ऐसा मानना है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। नहीं, अगर संस्कृत ड्रामा की बात करें, कुरियट्टम की बात करें, वहां तो प्रॉपर्टी नाम की चीज कुछ होती नहीं थी, वो एक आध चीजें ही होती थी जो आप कह भी रहे थे कि इंडियन क्लासिकल में जाए तो सारी बातें वहां हैं, रखी हुई हैं। वो तो कहते हैं कि घर बन गया तो घर बन गया, वहां घर ही नहीं है ना। तो एक्चुअली उसमें सर्च करें तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो सर्च में हम जाते हैं कहाँ है, वो आधा अधूरा रह जाता है। करना चाहिए आई थिंक कुछ ऐसे रिसर्च के लिए भी। आई थिंक जैसे अभी यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी देखा जाए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट नहीं है, इस तरह से रिसर्च नहीं हो रहे। एनएसडी अपना इंस्टीट्यूट है, इसलिए बार बार एनएसडी को अपना समझ के ही एनएसडी का नाम लेते हैं। ये ना समझे कि एनएसडी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, नहीं, एनएसडी अपना ही है, इसीलिए घर में से एक्सपेक्ट किया जाता है कि रिसर्च होना चाहिए। अभी एनएसडी की जो थिएटर डायरेक्टर्स ने काम किया है, इसके बारे में कोई एनएसडी से हम लोगों ने किसी ने काम नहीं हुआ है इस लेवल पे, नहीं। जिस तरह से एनएसडी में फेलोशिप दिया जाता है, बट डायरेक्टर्स, एनएसडी पास आउट डायरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, मान लो जैसे केवल धलीवार जी वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे बंगाल में कोई और काम कर रहा होगा, उड़ीसा जी से रविन दास जी के ऊपर कितना काम हुआ क्या, कितना स्पेस के बारे में रविंद्र जी का जो समझ है भाई, इस तरह का चीजों के ऊपर हम एनएसडी में भी रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम लोग मैगजीन्स के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, ऐसे रिसर्च की बुक
हमारे लोगों के खुद की प्यारे लोग जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, और एक परंपरा है, हम लोग इतना एक जनरेशन थिएटर डिजाइनिंग डायरेक्शन में पास आउट होके आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे 25-30 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे काम हमेशा आप लोग कैसे गिनते, लेकिन मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो मैं ऐसा काम कर रही हूँ। हर व्यक्ति के लिए वो महत्वपूर्ण होता है जो काम वो करता हुआ होता है, तो उसको उसी नजर से देखने के लिए कोशिश होना चाहिए। जैसे मैं असम मेरा भूमि है और इसका थीम के ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ। आप रेपर्टरी के नाम ले रहे थे, जब मेम साहब पृथ्वी किया था, यहाँ के थीम को लेके ही मैंने डिवाइस किया था कि मैं असम को छोड़ के मैं रूट से बिखर जाऊंगी, असम छोड़ के मैं रह नहीं पाऊंगी, हो नहीं सकते। हाँ, असम असमीज होते हुए मुझे भारतीय होना है, नहीं तो हमारे काम को भी मेरे काम को रिसर्च करो, मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब इस तरह की जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम हो तो फिर अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं और उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। सही बात है, क्योंकि हमेशा हमें स्कूल में कहा जाता है ना कि पास आउट होने के बाद अपनी जगह पे जाओ काम करो। अपनी जगह पे तो जरूर जाएंगे, काम जरूर करेंगे, लेकिन वहां कुछ काम करने को हो तो मतलब तब तो आदमी जुड़ेगा, काम करेगा। जब वहां कुछ होता नहीं तो आदमी बॉम्बे भाग जाता है या फिर दिल्ली भागता है या बड़ी जगह भागता है। और ऊपर से गोविंद, ऐसा आर्ट ऐसा चीज है, हर कोई अप्रिसिएशन चाहते हैं। देखिए, आप एक ने नाटक किया, आप किसके लिए किया? ये रॉय ने मुझे एक बार बोला था, जंगल में नाचा मयूर, देखा किसने देखा किसने। मैंने एक नागालैंड में नाटक किया था, रॉय ने कहा था ये नाटक दिल्ली लाओ। मेरे भी ये था कि मैंने खुद नाटक किया, नागालैंड का पहला मॉडर्न नाटक किया है, तो किसी और को भी सोचना चाहिए ना, ये नाटक कहीं और आना है, मैं ही नाटक करूंगी, खुद ही को खुद प्रमोट करते रहेंगे क्या? रॉय ने बोला कि रॉबिजिता, जंगल में नाचा मयूर, मयूर देखा किसने, लाके दिखाओ हमें। तो ये मेरे कान में अभी भी गूंजता है रॉय का ये बात, कि बहुत सही बोलता है ये। कहने का मतलब है कि आर्ट तभी होता है जब अप्रिशिएटर होता है। आप कला करते जा रहे हो, जैसे मैं अभी थक गया हूँ आसाम में, आई रियली फील लाइक नॉट डूइंग एनी मोर प्लेस, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ और भी सोच रही हूँ एट द सेम टाइम। मैं लगातार लॉकडाउन के समय में भी काम कर रही हूँ, जून जुलाई में एक दिन भी खाली नहीं रखा, ऑनलाइन में डिस्कशन रखा, परफॉर्मेंस रखा, हम लोगों ने ऑनलाइन में परफॉर्मेंस भी किया इन्हीं दौरान। तो मैं लगातार अपने आप को भी मजबूत रख रही हूँ लॉकडाउन के दौरान, और मेरे साथ 100 लोगों को मैंने जोड़ के रखा है कि सेमिनार्स में आओ, बात करो, आपकी बात करो, ऐसे बात करो। कुछ क्लासेस लगा के रखा, फ्री सेशंस दिया, पेड सेशन दिया, डिजाइन एंड डायरेक्शन के ऊपर पढ़ाया, एक्टिंग के ऊपर पढ़ाया, कैरेक्टराइजेशन के ऊपर 2 सेशन दिया। अलग अलग तरह से मैं भी एक्टिव हो रही हूँ, उसके जरिए से मैं भी सीख रही हूँ, उनको भी सिखा रहे हूँ। लेकिन अगर आप आर्ट कर रहे हो, आर्ट का अप्रिशिएटर नहीं है, आर्ट कोई देख नहीं रहे उसमें क्या हो रहा है, तो उसका कोई मजा नहीं है। मैं खुद ही कर रही हूँ और मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं इसमें ये अप्लाई किया, इस तरह से अप्लाई करने के लिए कोशिश किया, इसके ऊपर कौन बात करेगा? कोई अगर बात नहीं करेगा तो ये क्रिएट करने का मजा नहीं है। मंजीरा तो दोनों हाथ से बजना चाहिए। तो आप कर रहे हैं तो लोग जुड़ेंगे आज, मतलब इतने अगर 100 लोग जुड़े हैं तो जुड़े हैं ना, कल तक तो एक भी नहीं थे, आज जुड़े हैं, तो यही भी बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है, कितने लोग जुड़ रहे हैं। और शायद यही ताकत है कि हम भी आपस में बात कर रहे हैं कि आपका काम और आपकी चीजें, आपने इतना काम किया है। धीरे धीरे जुड़ते हैं थिएटर में, एक चीज ये है कि धीरे धीरे जुड़ते हैं। हमारे यहाँ वेस्ट का थिएटर नहीं है ना, वेस्ट में तो मतलब पूरा हब बना दिया उन्होंने कि हर 2 किलोमीटर पे एक ऑडिटोरियम मिल जाता है उनको। हमारे यहाँ तो ऑडी नहीं मिलता, हम ऑडी ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे ऑडी होगा। तो दीदी मतलब आपके साथ तो बात करते करते ऐसे टाइम 1.5 घंटा गया कि पता ही नहीं चला। हम लोग ऐसे इतना मजा आ रहा था गपशप आपसे करने में, इतना अच्छा लगा, है ना? बहुत मजा आया, और इतनी सारी बात किया। मैंने कुछ गलत भी बोला होगा तो बात कही, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए, अगर ऐसा भी हुआ तो प्लीज दर्शक उस बात को माफ कर दे। लेकिन ये मेरे मन की भावना है, मन की सोच है, विचार है, तो आपने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि ये व्यक्त करना चाहिए। दीदी बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ गलत नहीं है। मतलब अब बात भी ना कर पाए तो फिर थिएटर क्यों करें? थिएटर तो एक्सप्रेशन का मीडियम है, तो एक्सप्रेस करने का तो कारण तो हम थिएटर में आए थे, नहीं तो कुछ और कर लेते। तो एक्सप्रेशन में तो किसी को बुरा मानना भी नहीं चाहिए अगर किसी को लगता भी है ना? प्रवीण जी बोल रहे हैं बहुत शानदार था दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। सच में बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, धन्यवाद। थैंक यू दीदी।